आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई प्रीवियस ईयर, ना कोई मॉक टेस्ट, सब कुछ बैच में ही है, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो कुछ और हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आप पोल में जवाब देंगे फटाफट से बिना देरी किए। बताएंगे आप। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, यानी बच्चों का जो विकास है वो कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है। हमें पता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक अपने आप में टॉपिक है, अभी कल परसों ही, आई थिंक आज ही हमने कंप्लीट किया बैच में, सीटेट वाले तो बाकी में हो चुका होगा। तो अगर हम बात करें तो विकास के सिद्धांत, विकास एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसको समझने के लिए कुछ सिद्धांत लगते हैं, कुछ नियम लगते हैं। जैसे देश एक बहुत बड़ी अपने आप में एक तंत्र है, तो उसको समझने के लिए, इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आए, कुछ नियमों को लेकर के आए। तो इसी तरह से प्रिंसिपल्स भी डेवलपमेंट को ठीक से समझने में हमारी मदद करते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो इसके प्रिंसिपल्स में से कौन सा एक प्रिंसिपल सही है? सैकड़ों प्रिंसिपल हैं जिसमें से 10, 12, 15 हम करते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता, यानी डेवलपमेंट में यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी किसकी? सबके लिए एक रूप है? नहीं भाई, डिफरेंसेस भी हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न लिखा होता तो हम कह देते यही ऑप्शन ठीक है। एक रूपता किसकी? पैटर्न की, कि पहले बच्चा खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, उससे पहले बैठना सीखेगा। ऐसा नहीं हो सकता पहले बच्चा दौड़ना सीख ले बाद में चलना सीखे, है ना। तो वो पैटर्न तो सेम है सारी दुनिया के बच्चों के लिए, कि सारी दुनिया में बच्चों के पहले दूध के दांत आते हैं, बाद में पक्के दांत आते हैं। ये पैटर्न है डेवलपमेंट का, यूनिफॉर्म है, सबके लिए एक जैसा है, जैसे यूनिफॉर्म होती है स्कूल में। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं। यूनिफॉर्मिटी हर चीज में थोड़ी है। इवन चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट हर एक कल्चर में सेम नहीं है ना। तो ये बात कहना गलत होगा, खाली यूनिफॉर्मिटी लिखने से काम नहीं चलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। वन डायमेंशनैलिटी, भाई मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है विकास। ये पहले दिन ही हम डिस्कस करते हैं क्लासेस में, इवन जो डेमो क्लास थी यूट्यूब पे उस पर भी मैंने आपको बताया था। एक आयामी नहीं होगा, बहुआयामी होगा, और एक रूपता पैटर्न की है, ना कि ओवरऑल। लीनियरिटी नहीं हो सकती अगर कोई भी प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है, चाहे वो सामाजिकरण की प्रक्रिया हो, चाहे वो अधिगम की प्रक्रिया हो, चाहे वो विकास की प्रक्रिया हो। ये एक रेखीय नहीं हो सकते, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकते, ये स्पाइरल होते हैं, यानी वर्तुलाकार होते हैं, आगे पीछे चलते हैं। तो रेखिता नहीं होगी, वो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जैसे मूवीज में दिखाते हैं भाई डेथ हो जाती है स्ट्रेट लाइन पे। तो ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति सिर्फ 2 + 2 4 होते जाएंगे डेवलपमेंट में या लर्निंग में। किसी दिन आप ज्यादा सीखते हैं, किसी दिन कम सीखते हैं, आगे पीछे ये प्रक्रिया चलती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है, ये बात एकदम सही है, जिसको हम हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से भी जोड़ सकते हैं, कि व्यक्ति जो है, व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है अपने रूप रंग, यानी अपने रूप रंग, साइज, शेप, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, सबकी रुचि सेम नहीं होती, सबका इंटेलिजेंस का स्तर सेम नहीं होता, तो बहुत सारी चीजों में एज सेम नहीं होती, तो बहुत सारी चीजों में विभिन्नता पाई जाती है, यानी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। मुझे सेब पसंद है, जरूरी नहीं आपको सेब पसंद हो, आपको संतरे पसंद हो सकते हैं, आपको कुछ और पसंद हो सकता है। तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मामला है, और जो प्रिंसिपल में आता है डेवलपमेंट के, तो डी ऑप्शन ही सही है। पहला ऑप्शन आपको फंसाने के लिए था, यूनिफॉर्मिटी देख के कई लोग टिक लगा देंगे, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, असर्शन और रीजन, कथन और कारक वाले प्रश्न खूब आते हैं पेपर में, 4, 5, 6 तक भी आ जाते हैं 30 में से। असर्शन क्या है? कोर्स ऑफ अ चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट इज टोटली डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी एक बच्चे के शारीरिक विकास की जो दिशा है कि शरीर ऐसे विकसित होगा, पूरी तरह से जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है। फिजिकल कोर्स ऑफ अ चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास पूरी तरह से सुनिश्चित है समय के, जन्म के समय ही। जबकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, खाना कैसा मिलेगा, एनवायरमेंट कैसा मिलेगा, कैसी ट्रेनिंग मिलेगी बच्चे को, हेरिडेटरी गुण तो चलो पहले से निर्धारित होंगे, तो ये हम नहीं कह सकते कि भैया ये निर्धारित हो जाता है जन्म के समय पे, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। हेरिडिटी इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हेरिडिटी एकमात्र फैक्टर है, यानी आपकी आनुवंशिकता, आपका जेनेटिक्स, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है। दोनों ही बातें सिरे से नकार दी जाएंगी क्योंकि गलत है। भाई सुनिश्चित हो जाएगा जन्म के समय, फिर एनवायरमेंट का कैसे आपको पता है? अगर बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो वो स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा पोषण मिलेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। हम कैसे डिटरमिन कर दें जन्म के समय? वो तो जन्म के बाद की बातें हैं ना, जन्म के समय तो सिर्फ हेरिडिटी ही फिक्स्ड है। तो ये दोनों बातें गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में तो ईज रहती है हमें कि दोनों ही गलत है, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है कि आर सही है कि ए सही है, दोनों ही गलत है, जो कि आप लोग 73% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये कह रहा है ड्यूरिंग मिडल चाइल्डहुड। मिडल का मतलब है 5 से 11, 5 से 8, मतलब अर्ली और लेटर के बीच की स्थिति है मिडल चाइल्डहुड। तो मिडल चाइल्डहुड यानी मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन।
continues to play an important role but secondary agency of socialization। अब आपको पता है प्राइमरी एजेंसी सिर्फ फैमिली ही हो सकती है या फिर आपके क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, बट फैमिली तो निश्चित है कि प्राइमरी में ही आएगा, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड फैमिली द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बट सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि आपके आस पड़ोसी हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने मध्य बाल्यावस्था लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप पढ़ेंगे मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश, जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। क्या है सामाजिकरण का? ऑप्शन पे जाइए, परिवार, पीयर्स हैं प्राथमिक कारक, मीडिया है, विद्यालय है, नहीं, ये सब सेकेंडरी हैं, गौड़ हैं। तो आपको एक ही ऑप्शन बचता है, बाकी ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए, सेकंड ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है ना, कि फैमिली ही प्राइमरी है, बाकी कहीं और तो फैमिली है ही नहीं, तो प्राइमरी तो फैमिली होती है, सेकेंडरी बाकी सब आ जाएंगे। नेबरहुड का, प्रेस का, मीडिया का, स्कूल का, स्कूल तो 100% ही सेकेंडरी होता है। तो प्राथमिक जो कारक है कि समाज के नियम कायदे कानून कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले परिवार मिनिएचर वर्जन है समाज का छोटा रूप है, तो वहीं से सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एज पर जीन पियाजे के अनुसार चिल्ड्रन एक्वायर द एबिलिटी टू परफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त चिंतन। जैसे ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट आ जाए समझ जाओ लास्ट स्टेज की बात हो रही है, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से आपको याद रखना होता है, सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 to 15 ईयर्स। ये 4 स्टेजेस हैं। सम पीपल कांट फोकस से आप याद रख सकते हो, सिंपल फंडे मैंने आपको बताए हुए हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। अगर लॉजिकल थिंकिंग सबसे पहले कब आती है, तो लॉजिक सबसे पहले कॉन्क्रीट में आता है 7 से 11 में, ठीक है ना। ये SPCF यही सीक्वेंस है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। बात इतनी सही है नहीं है? बिल्कुल सही है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। निशा आप पोल दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिएगा, इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या, कहीं कुछ हो रहा हो तो बताओ। कोई कह रहा मैम आप वही एक चीज बार बार पढ़ाते बोर नहीं होते? देखिए थोड़ा बहुत तो होता ही है ऑफ कोर्स, अब सिलेबस आपका सीटेट में चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, हर बार सेम चीज नए तरीके से बताई जा सकती है, नए एग्जाम्पल्स का प्रयोग किया जा सकता है, तो बहुत ज्यादा बोरियत तो नहीं, बट थोड़ी बहुत तो कभी कभी लगता है कि यार सिलेबस चेंज कर दो, जब चेंज हो ही सकता है तो, है ना। तो अब तो आपको भी याद हो गया कि क्या पूछा है और क्या जवाब देना है, तो ये तो नेचुरल है, टीचिंग में ये चीज तो होती ही है ना। अब ये तो वैसी सी ही बात है कि बस अब मैं इस पे ज्ञान देने का मन नहीं कर रहा मेरा, कभी और दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि किसी से आप पूछो, किसी भी काम में रेपिटेशन तो होता ही है ना। विराट कोहली से ये थोड़ी पूछो कि बैट घुमा घुमा के बोर नहीं होते हो क्या, है। तो नई चीजें भी होती हैं, हर बार आप लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं कई बार, तो उस तरह से समझाने में मजा आता है। ये तो ड्यूटी है ना कि आपको हेल्प मिलेगी इस चीज से, तो करने में मजा आएगा इस चीज को, चाहे रिपीट हो रहे हो टॉपिक्स, हर बार नए तरीके से नई डेप्थ में जाके समझाएंगे। देखिएगा, इन जीन पियाजे's theory, the tendency to see the world and the experiences of others from one's own viewpoint is referred to as। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, बताइएगा। यानी सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स फ्रॉम वंस ओन व्यू पॉइंट, यानी आप दुनिया को अपनी ही नजर से देख रहे हैं, अपने ही व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, इसको ईगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म होता है जीववाद, जब आप नॉन लिविंग चीज को लिविंग मानते हैं, यानी निर्जीव चीज को, जब आपको लगे पेन में भी जान है ना, पेन से चोट लगी है, बच्चे को जमीन से चोट लगी, हम कहते हैं चींटी मर गई, चींटी मर गई, उसको लगता है इसमें भी जान है। टेबल से चोट लगी है, वो लगे अरे टेबल को पीट दिया, मेरे बच्चे को मारेगी, तो वो क्या है? एनिमिज्म, यानी जीववाद, उसको लग रहा है नॉन लिविंग चीज में भी जान है, नॉन लिविंग को भी वो लिविंग समझता है। तो ये आत्मकेंद्रियता है, जब वो खुद को सेंटर में लगता है, उसको लगता है जो चीज मुझे पसंद है वही मेरे पिताजी को होगी, वही मेरी माताजी को होगी। अडेप्टेशन है, जब आप सिचुएशंस में अडेप्ट कर रहे हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन इसी के अंदर आता है। एनिमिज्म, इक्विलिब्रेशन है बैलेंस का स्टेट, जो आपके दिमाग में और जो दुनिया में है, दोनों क्या है? बैलेंस में है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थियरी, कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट है, कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2 बार से, अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन सबसे मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, द लेवल इन विच मॉरल अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट एंड द पावर ऑफ अथॉरिटी फिगर्स इज कॉल्ड। यानी वह स्तर नैतिकता का, सही और गलत का वह स्तर, जहां बच्चा सही और गलत इस बात से निर्धारित करेगा कि बाहर से डांट पड़ेगी अथॉरिटी से या नहीं, पनिशमेंट मिलेगी कि रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये पहला ही स्तर है प्री
कन्वेंशनल लेवल कहते हैं उसको, पूर्व पारंपरिक अवस्था। सिंपल बात है, इसमें 2 लेवल हैं, एक पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज जिसको टिट फॉर टैट कहते हैं। हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, टोटल 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं। ठीक, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। फॉर्मल कन्वेंशनल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां सही हो गया, आसान सा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स सच एज लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय डैश इन हिज डैश। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधन। भाई संस्कृति से भाषा मिलती है, आप जिस संस्कृति से हैं उसी तरह की भाषा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो सांस्कृतिक साधन है भाषा, इसको महत्व दिया गया है किसने, अपनी किस थियरी में। आपको पता है सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, SCL, जैसे BPL कार्ड होता है ऐसे आपको याद किया कराया हुआ है SCL, समाज, संस्कृति और भाषा। ये 3 बात कहां हुई है, पियाजे की थियरी में नहीं, वाइगोस्की की थियरी में, ठीक है ना। तो हैज बीन प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोस्की। वाइगोस्की सब जगह पे, पियाजे वाला ऑप्शन हटा दीजिए, तो 2 ऑप्शन हट गए, सिर्फ 2 बचे। भाई ये दोनों हट गए ना, क्योंकि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है, कल्चरल टूल्स की बात हो रही है, पियाजे तो करते नहीं है इस तरह की बातें। तो वाइगोस्की इन हिज व्हाट, सोशियो कल्चरल थियरी। अब इसलिए इनका नाम याद होना जरूरी है, जिसको ये नहीं पता कि वाइगोस्की की थियरी को कहते क्या है तो गड़बड़ होगी। सोशियो कल्चरल अप्रोच कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, जबकि ये थियरी किसकी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, दिमाग के विकास की। पियाजे की थियरी को तो हम कहेंगे पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बट वाइगोस्की की थियरी का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं है, उनकी थियरी का नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है या अप्रोच है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां व्यवहारवादी, भाई बिहेवियरिस्टिक तो है ही नहीं, वाइगोस्की क्या है, रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहां सही हो गया। चीजों को समझना है, रट्टे नहीं लगाने हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी पेपर में, क्योंकि नए तरीके से पूछेगा और आप घूम जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लेव वाइगोस्की प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रन। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे, पहला ऑप्शन है लर्न पैसिवली थ्रू दी प्रोसेसेस ऑफ रेपिटेशन एंड रिकॉल। देखो बच्चों को कभी भी पैसिव नहीं रख पाएंगे वाइगोस्की, क्योंकि वो एक्टिव रखेंगे, चाहे पियाजे हो चाहे वाइगोस्की हो, रचनावादी हैं दोनों, तो बच्चे को रचना करने पे फोकस कराएंगे, एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे, सक्रिय रखने पे। पैसिव नहीं रख सकते हैं बच्चे को। बच्चा जहां पैसिव या निष्क्रिय, इसका मतलब वाइगोस्की बात नहीं कर रहे उसके बारे में, या पियाजे बात नहीं कर रहे। कोई भी नहीं कहेगा कि बच्चे को निष्क्रिय रखो, स्पेशली आज के समय में अगर कोई भी जवाब आपको पैसिव रखने को कह रहा है बच्चे को, वो आंसर गलत है। गो थ्रू 8 सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, के संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरण दिया, 8 स्टेजेस दी है इन्होंने। वाइगोस्की ने कोई स्टेज नहीं दी, ये तो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट, एज की तो इन्होंने बात ही नहीं की। पियाजे ने दिए वो भी 4 स्टेजेस, 8 नहीं। 8 स्टेजेस किसने दिए, एरिक्सन ने, बट आपके लिए सीटेट में काम का नहीं है ना, वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की नहीं है, वो उनकी साइको सोशल स्टेजेस हैं विकास की। थर्ड है have a lot of potential that includes things that they are able to do with support from others। यानी वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिनमें वो चीजें शामिल होती हैं जो दूसरों के समर्थन में, यानी अगर आपको किसी क्वेश्चन पे आप अटक रहे हैं, किसी से आपने हेल्प ले ली, लेट्स लर्न पे वो टॉपिक समझ लिया, तो ये आपके लिए स्कैफोल्डिंग हो गई, है ना। तो ये है जो वाइगोस्की जिसकी बात करेंगे कि पोटेंशियल है व्यक्ति में, यदि सपोर्ट मिल जाए। सपोर्ट को क्या कहते हैं, टेम्परेरी सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आर बॉर्न विद फिक्स्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। ये कह रहे हैं कि जन्म के समय ही निश्चित बौद्धिक क्षमता होती है कि वो बढ़ ही नहीं सकती, यानी जन्म के समय या तो बच्चा आइंस्टीन पैदा हो जाएगा या फिर बिल्कुल बुद्धू होगा। बुद्धू बोले तो बिल्कुल उसका मेंटल पावर्स जो है एकदम खत्म होंगी, 0 to 25 IQ की टाइप की बात होगी, वो नहीं है यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कह रहे हैं आप पोटेंशियल को बढ़ा सकते हो, अपना दिमाग आपका विकसित होता है इसके साथ, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है, इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा, लर्निंग बाय डूइंग याद कीजिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन याद कीजिए, बाल केंद्रित शिक्षा जहां बच्चा सेंटर में है। आपको 3 फंडे बताए हुए हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के, CCL, यानी ये मानती है कि बच्चा जन्म से ही क्यूरियस है, जिज्ञासु है, जन्म से क्रिएटिविटी की क्षमता रखता है, क्रिएटिव है यानी रचनात्मक है, कुछ नया करने की क्षमता के साथ पैदा होता है, और एबिलिटी टू लर्न, L फॉर एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। ये 3 बातें प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा मान के चलती है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है, जॉन डुई या जॉन डीवी, जिन्होंने शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में स्कूल्स खोले, जिनको लैब स्कूल्स कहा गया है, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स कहा गया। ये पेपर में आ चुका है सीटेट में, लैब स्कूल किसको कहा गया, तो प्रोग्रेसिव स्कूल्स को लैब स्कूल्स कहा गया। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, ये नहीं है कि अब नहीं पूछा जा रहा तो पूछा नहीं जा सकता, सिलेबस में ही है ना। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका कैसी होगी, जो बच्चों को एक्टिव रखे, फॉलोज लर्निंग बाय डूइंग, मिल गया हमें अपना आंसर, बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि के हिसाब से बच्चे को एक्टिव रखे। फिर भी बाकी 3 ऑप्शन पढ़ेंगे,
इसमें सबने 91% लोगों ने जवाब सही दिया है। फॉलोज द पेडागोजी ऑफ रेपिटेड प्रैक्टिस एंड मेमोराइजेशन। देखो ये रट्टा लगवाना, मेमोराइज कराना ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। एंश्योर्स दैट ऑल टीचिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जाम पे बेस्ड हो सारी टीचिंग। प्रमोट्स कॉम्पिटिशन, नहीं, कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, ना कि प्रतिस्पर्धा को। गला काट प्रतिस्पर्धा हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, ठीक है ना। बच्चों के केस में स्पेशली बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करना, बच्चों को सेंटर में रखना, बच्चों को एक्टिविटी कराना। बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतर है। ये एक सिंपल फंडा है जो पेडागोजी में लगभग हर क्वेश्चन पे लागू हो जाएगा। क्वेश्चन, और मैं कई साल से ये बात करते हुए आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, खुद को समझने की क्षमता, एंड नो वंस थॉट्स, खुद के विचारों को समझने की क्षमता या जानने की क्षमता, खुद के इमोशंस कि मुझे खराब महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस होता है, कब अच्छा महसूस होता है, कब खराब महसूस होता है, किस चीज में मैं एंजॉय करता हूं, कौन से सब्जेक्ट को, ये सारी जो क्षमता है ये जानने की क्षमता अपने बारे में, ठीक है ना रागिनी। फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को, अपने मोटिव्स को, ये किस में आएगी, खुद की बात चल रही है, सेल्फ, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आएगी। सेल्फ की बात इंट्रापर्सनल में आएगी। ये तो सिंपल आंसर है इसका, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल, यहां अदर्स लिखा होता, दूसरों के विचार, यहां खुद की जगह दूसरों की बात होती तो इंटरपर्सनल हो जाता है ना, अंतर्वैयक्तिक हो जाता। ये अंतःवैयक्तिक है यानी खुद को जानना, इसमें फिलोसोफर्स आ जाएंगे। इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब सेल्फ, खुद के इमोशन, खुद की फीलिंग्स, है ना, फिलोसोफर्स टाइप के लोग इसमें आएंगे। अगर हम बात करें म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, तो जो म्यूजिक की धुन बना सके। स्पेशल इंटेलिजेंस में आप विजुअल स्पेसेस को समझ पाते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह आ जाएंगे। म्यूजिकल में ए.आर. रहमान, सोनू निगम, लता जी। सोशल इंटेलिजेंस, ये हमारी जो हार्वर्ड गार्डनर की थियरी है उसमें अलग से नहीं है, इंटरपर्सनल में ही सोशल इंटेलिजेंस शामिल हो जाएगा। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें 8 प्रकार की बुद्धि है एज पर एनसीईआरटी। सोशल मीडिया, सॉरी, इस पे गूगल वगैरह पे मत फोकस कीजिएगा, एनसीईआरटी 8 ही मानती है। आपको इंटरनेट वगैरह पे कई लोग ये भी बता देंगे 11 हैं, 12 हैं, ऐसे तो बहुत सारी हैं, 13 भी हैं, बट आपके काम की 11 हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको एमआई का सिद्धांत कहते हैं, गार्डनर ने दिया है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं गार्डनर। बहुबुद्धि की बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बुद्धिमान हो सकते हैं। इन्होंने आईक्यू को नकारा कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चों को आप सेम तरीके से पढ़ाइए, जिसमें जो बुद्धि है उस चीज पे फोकस कीजिए। जैसे 8 प्रकार है, आपको पहचानना है कौन सी बुद्धि किससे जुड़ी हुई है। जैसे ये बॉडी स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट किसको कहेंगे, बॉडीली काइंस्थेटिक को, ठीक है ना। ये है पीपल स्मार्ट, पीपल स्मार्ट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को। वर्ड स्मार्ट, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को, भाषक बुद्धि। लॉजिक स्मार्ट, लॉजिको मैथमेटिको, गणितीय बुद्धि। सेल्फ स्मार्ट, इंट्रापर्सनल, जो अभी क्वेश्चन में था। नेचर स्मार्ट, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। पिक्चर स्मार्ट, विजुअलिस्टिक या विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आर्किटेक्ट या आपके इंटीरियर डेकोरेटर, गूगल वाली दीदी, ये सब आ जाएंगे, है ना। म्यूजिक स्मार्ट, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो ये आपको समझना है कौन किसमें स्मार्ट है। 8 प्रकार की इंटेलिजेंस यहां पे गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वाइगॉस्की से ही क्वेश्चन है और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, यानी वाइगॉस्की की अगर हम माने तो पहला ऑप्शन है लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, यानी भाषा और संज्ञान, भाषा और दिमाग का विकास आपस में जुड़े हुए नहीं है, जबकि वाइगॉस्की ऐसा नहीं कहते। वो तो कह रहे हैं ये जो दिमाग का विकास है ये भाषा, समाज यानी सोसाइटी, कल्चर यानी संस्कृति और लैंग्वेज की वजह से ही हो रहा है। तो वो तो इंटर रिलेटेड कहते हैं, वो नहीं कहते ऐसा कि इंडिपेंडेंट है। लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भाषा का दिमाग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात एकदम गलत है। ये तो लैंग्वेज को ह्यूमंस का ग्रेटेस्ट टूल कह रहे हैं, एक यंत्र कह रहे हैं जिसके माध्यम से हम अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। ये लैंग्वेज ही तो है जिसके माध्यम से मैं आपको अपनी बात समझा पा रही हूँ, आप अपनी बात कह पा रहे हैं कमेंट्स में, किताबें पढ़ के आप अपनी समझ विकसित कर पा रहे हैं, है ना, किसी की ज्ञान की बातें सुन करके, है ना। कोई भी आप अच्छी से अच्छी किताबें किसके माध्यम से पढ़ पा रहे हैं, भाषा के माध्यम से। किसी से चर्चा कर पा रहे हैं, आपका दिमाग बेहतर हो रहा है, कैसे, भाषा के माध्यम से। तो भाषा तो हमारी समझ को विकसित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एज पर वाइगॉस्की। लैंग्वेज फैसिलिटेट्स द शेयर्ड एक्सपीरियंसेस नेसेसरी फॉर बिल्डिंग कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी आपके संज्ञान, आपकी समझ को बेहतर करने के लिए भाषा हमें अनुभव प्रदान करती है, हमें हेल्प करती है। ये बात एकदम सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके बाद आएगा। इन्होंने कहा है क्या, वो तो थॉट और लैंग्वेज की बात है, और इन्होंने कहा लर्निंग से कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये नहीं कहा कि पहले लर्निंग ही होगी और फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा जाकर के,
या भाषा का ही, लर्निंग में सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं आता, लर्निंग किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ये बात बन नहीं पा रही है, इसलिए थर्ड ऑप्शन ही यहाँ सही है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए अच्छे ऑप्शंस दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये कहता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, और क्या है भाई आपका एज लर्निंग। ये 3 प्रकार जरूर पूछे जाते हैं, इनमें से 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है कैटेगराइजेशन एंड लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन सेम एबिलिटी। जब ये लेबलिंग आ गया, ये अपने आप में गलत है, बच्चों पे ठप्पा लगाना, ये फर्स्ट आता है, ये इंटेलिजेंट है, ये बुद्धू है, ये गलत तरीका है। अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स थिंकिंग, बच्चे सोचते कैसे हैं, इस प्रक्रिया को समझना। पॉजिटिव बात है, बच्चे के पक्ष में है, तभी तो हम आकलन कर रहे हैं सीखने के लिए, ताकि उसको कल सिखा सकें, फीडबैक के लिए आकलन है ना। थर्ड है फाइंडिंग आउट रेडीनेस लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आप टेस्ट ले रहे हैं बच्चे का, जांच रहे हैं उसको, इसलिए कि आपको पता लगे कि वो कितना तैयार है किसी चीज को सीखने के लिए। दोनों बातें पॉजिटिव है, लेबल करना नेगेटिव है। सिंपली सेकंड और थर्ड सही आंसर हो गया सेकंड। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कह रहा है भाई, देखना एक बार, बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि जो लड़के हैं वो तो बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां तो सिर्फ आज्ञा का पालन करने के लिए बनी हैं। ये कैसी बात है? ये बेवकूफी की बात है, जिस बेवकूफी को हम क्या कहेंगे, स्टीरियोटाइप कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका जवाब तो आप लोग वैसे ही दे देंगे, तो आप अब उतने समझदार हो ही गए। स्टेटमेंट दैट बॉयज आर इंटेलिजेंट व्हाइल गर्ल्स आर कंप्लायंट इज एन एग्जांपल ऑफ, यह है कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं। ये किसका उदाहरण है भाई? दोनों ही इंसान है ना, दोनों में दिमाग होगा, दोनों में तर्क करने की क्षमता होगी, दोनों में डिसीजन मेकिंग होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जितनी भी चीजें दोनों में होती हैं। बल्कि हम कहते हैं गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, यानी रिसर्च ये मानती है पूरी तरह से कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा जल्दी मैच्योर होती हैं। मैच्योर होती हैं वो हर तरह से होगा उसमें, चाहे उनके थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, मेमोरी हो, परसेप्शन हो, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, तो लड़कियों में भी है लड़कों में भी है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां सिर्फ आज्ञा पालन के लिए बनी है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं है हमारे अंदर, नेचुरल नहीं है ये चीज। तो ये क्या हुआ, ये एग्जाम्पल है किसका, जेंडर स्टीरियोटाइप का, क्योंकि ऐसा मानते आए हैं कुछ लोग, है ना। जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है कि प्री कंसीव्ड नोशन है, ठीक। इक्वालिटी इसमें कुछ नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इक्विटी तो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक भी। इक्विटी जब हम नीड के हिसाब से समझ रहे हो चीजों को, अभी कल परसों ही पढ़ा था ना टॉपिक बैच में। असेसमेंट शुड बी, आकलन किस प्रकार का होना चाहिए ये पूछा है। ओनली क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक के इतने % नंबर आए ऐसा होना चाहिए आकलन, या फिर कॉम्प्रीहेंसिव व्यापक, यानी उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हैं, स्कोलैस्टिक यानी शैक्षिक व सहशैक्षिक। सहशैक्षिक क्या है, बच्चे का दौड़ना भागना कूदना, उसकी हॉबीज सब कुछ है, और आपके सब्जेक्ट्स भी हैं, दोनों को मिला करके यानी कॉम्प्रीहेंसिव व्यापक मूल्यांकन। सीसीई यही कहता है ना, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव। स्टैंडर्डाइज्ड में तो सिर्फ आप एक ही तरीके से मापेंगे, समेटिव क्यों, फॉर्मेटिव भी होना चाहिए जिसमें फीडबैक मिले। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ व्यापक होना चाहिए, सिंपल बात है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाई शुड चिल्ड्रन बी असेस्ड, बच्चों का आकलन करें क्यों, हम उनका टेस्ट लें क्यों, जांचें क्यों, मूल्यांकन क्यों करना है बच्चों का भाई, ताकि पता लग सके कहां कमियां हैं, कैसे इंप्रूव करेंगे, आगे कैसे बेहतर सीख सकते हैं, फीडबैक के लिए, है ना। तो पहला ऑप्शन है टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करना एकदम नेगेटिव बात है, लेबल करना, कॉम्पीट कराना बच्चों को एकदम खराब बातें हैं ये, ठीक। कंपेयर कराने से थोड़ा ना इंप्रूवमेंट हो जाएगी। टू एन करके शर्मा जी के बेटे से अच्छा कर लो, वर्मा जी की बेटी से अच्छा कर लो, कंपटीशन को बढ़ावा देना, जी नहीं, ये नेगेटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स वाले सेशन में हम ये करेंगे। टू आइडेंटिफाई एंड लेबल स्लो लर्नर्स, जो बच्चे धीमे सीखते हैं उन पर ठप्पा लगा दोगे तुम तो धीमे सीखते हो, नहीं, इनमें सब में नेगेटिव है, बस फोर्थ ऑप्शन ही एक पॉजिटिव बचता है। टू इंप्रूव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सुधार की कहां आवश्यकता है, कहां टीचर अपने मेथड्स को परिवर्तन लाए, अपने मेथड्स में चेंज लाए, अपने अप्रोच में चेंज लाए, कौन से एग्जांपल्स चेंज करे, किस बच्चे को कैसे समझ में आता है, बच्चा अपने अंदर क्या चेंज करे, ये सारी चीजें पता लगती हैं जब हम आकलन करते हैं। जब आप ये 30 नंबर का टेस्ट लगाएंगे और आप देखेंगे कि किन टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है, तो क्या होगा, आपको पता लगेगा कि कहां चेंजेस की जरूरत है। तो फीडबैक के लिए होता है आकलन, ना कि ठप्पा लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रेसेस ऑन, 5 नंबर का टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा किस पर बल देता है ये पूछा है हमसे। पहला है एनहेंसिंग द पोटेंशियल ऑफ ईच स्टूडेंट, हर बच्चे के अंदर जो छिपा हुआ पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल के लाने में इंक्लूसिव का मतलब ही है एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे के लिए शिक्षा।
बात तो ठीक है। व्यूइंग गैप्स इन लर्निंग एज डेफिशिएंसीज, यानी जो गैप रह गए हैं सीखने में उनको कमियों की तरह देखना, कमियों की तरह नहीं देखना, उन पे काम किया जा सकता है इस रूप में देखना। तो बच्चे में कमी थोड़ी ढूंढते हैं हम। सी ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, असेसिंग कॉग्निटिव स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी हम ये कहें जो नंबर ज्यादा लेकर के आ रहा है एकेडमिकली वो उसका दिमाग सही चलता है, अदरवाइज बाकी लोग खराब हैं। तो ये एकदम खराब अप्रोच हो जाएगी। हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट ना हो उस सब्जेक्ट में, हो सकता है उसको समझ ही नहीं आ रहा हो पेपर में कैसे लिखना है, टॉपिक उसको आता हो, तो ये कहना एकदम गलत तरीका है। फोर्थ ऑप्शन है सेटिंग सेम पैरामीटर्स ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ ईच चाइल्ड, हर बच्चे से सेम एक्सपेक्टेशन रखना बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं तो उनकी क्षमताएं भी अलग अलग होंगी, उनके इंटरेस्ट यानी उनकी रुचि भी अलग अलग होगी, उनका एप्टीट्यूड, उनमें जो क्षमता है वो भी अलग अलग होगी। तो पहला ही ऑप्शन है हर बच्चे के अंदर जो भी पोटेंशियल छिपा हुआ है वो जितना बेहतर कर सकता है उसको बेहतर करने का माहौल देना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बड़ा सवाल है असर्शन रीजनिंग का, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कथन पढ़िए, कारण पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। इतने में थोड़ा 2 बूंद जिंदगी की पानी पी लेती हूँ और जल ग्रहण कर लीजिए। थक गए होंगे, जल ग्रहण कर लीजिए। ये भी तो मीम चल रहा है आजकल, देखा तुमने? नहीं, कोई बात नहीं। अरे वो विवाह मूवी का है नहीं वो, हाँ, मतलब आजकल मीम कल्चर ने पता नहीं क्या, अब तो एक एक शब्द मन से निकलता है। और मैं कुछ टाइम से, मतलब पिछले शायद 4-5-6 महीने से इंस्टाग्राम पे रील्स थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, तो ऊपर से तो दिमाग में रह जाती हैं चीजें, फिर तो हर एक लाइन पे एक मीम याद आता है ना। मैं सोचती हूँ जिनको बहुत सारे काम करने हैं, अभी पढ़ाई लिखाई करनी है, उनके लिए कितना डिस्ट्रैक्टिंग है बहुत सारी चीजें। मतलब अगर इतना डेटा हमारे दिमाग में भर जाएगा, खैर जिसको करना है वो कर ही लेगा। देखो अच्छा रागिनी, 88% लोग फर्स्ट जवाब दे रहे हैं, फर्स्ट आंसर। देखते हैं कथन क्या है, असर्शन क्या है। व्हेन टीचर्स बिलीव दैट चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स, यानी वो बच्चे जो हाशिए पे हैं, जो अलाभान्वित या वंचित समूह वर्ग से आते हैं, किसी भी जाति के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे वो अलग थलग रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, हैव द कैपेसिटीज ऑफ लर्निंग, उनमें भी सीखने की क्षमता है, एंड मेक देम फील बिलोंग्ड इन द क्लासरूम, दे आर लाइकली टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। यदि टीचर ही मानेंगे कि कोई भी बच्चा जो वंचित समूह वर्ग से आ रहा है वो भी सीख सकता है, ये मानना यदि टीचर का होगा तो बच्चे भी पॉजिटिवली सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों से, या टीचर्स का जो बिलीफ है अबाउट चिल्ड्रन एंड देयर एबिलिटीज, बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। यदि टीचर कहे कि नहीं तुम कर सकते हो यार, तुम करो तो सही मेहनत, तो बच्चा भी अपने बारे में ये महसूस करता है, वो भी कोशिश करेगा। तो टीचर्स का जो बिलीफ है, वो एक्सपेक्टेशन हेल्पफुल होती है सीखने में। तो ये दोनों ही बातें एकदम सही हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये क्या कहता है, फटाफट से देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स खेलने की बात हो रही है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। हेलो सुष्मिता, जवाब दे लो क्वेश्चन का। हाय हेलो में जीवन निकल जाएगा, नहीं तो बिल्कुल होगा। जब पढ़ोगे शाम तो अपने आप एग्जाम क्लियर होगा भाई, सही तरीके से पढ़ोगे जब। प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन डैश फैसिलिटेट्स डैश, मल्टीपल वेज में प्रेजेंट करना कंटेंट को फैसिलिटेट करेगा लर्निंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन। सारे बच्चे सीख पाएंगे क्योंकि आप अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, किसी को पिक्चर दिखा के, किसी को एक्टिविटी करा के, पिक्चर मतलब इमेज, किसी को एग्जांपल्स देके, तो अलग अलग तरीकों से जब आप सिखाते हैं तो सारे बच्चे सीख सकते हैं। ये बात एकदम सही है। मल्टीपल वेज में जब आप सिखाते हैं तो सिर्फ स्पेशल बच्चे सीखेंगे, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं, कोई विजुअली इंपेयर्ड हो सकता है, कोई ऑडिटरी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है सुनने में, सिर्फ वो बच्चे सीखेंगे नहीं, सारे बच्चे सीख सकते हैं। तो सिर्फ स्पेशल क्यों? लर्निंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन यूनिफॉर्म मैनर में नहीं, यूनिफॉर्म होता है जो पहनने वाली यूनिफॉर्म है सेम सबके लिए स्कूल में, तरीके पढ़ाने की यूनिफॉर्म नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। मल्टीपल वेज से पढ़ाइए, एक समान तरीके से एक ही मेथड से पढ़ाओगे तो सबको एक डंडे से हाँकने पे हर बच्चे को समझ नहीं आ पाएगा, तो ये गलत है। यूनिफॉर्म मैनर में पढ़ाओगे, ये गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है एकमात्र जो सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये क्या कहता है भाई, पढ़ो फटाफट से, नोट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। करवाएंगे इंग्लिश भी कविता, थोड़ा लेवल को वास्ट कीजिए, बहुत जल्दी है आपको, हैं हर तरह के सवाल होंगे। पिछले सेशन में मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे जो जरूरी है, बस आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं किस तरह के क्वेश्चन डाल रही हूँ। किसी सेट में किसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ मिक्स एंड मैच होगा। आप ये सेशंस अगर प्रैक्टिस वाले 30 आउट ऑफ 30 लगा देते हैं, आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, पेपर अपने आप सॉल्व होगा आपसे, अगर आप समझ पा रहे हैं ये सेशंस दिमाग में जा रहे हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट अ रीजनेबल एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी। वो बच्चा, लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द किसने दिया था? सैमुअल किर्क ने। सीखने की अक्षमता वाले बच्चे, जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, चाहे वो डिसलेक्सिया हो सकती है, चाहे वो डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी विकार, वो डिस्ग्राफिया हो सकती है, लेखन संबंधी विकार, राइटिंग डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, डिस्फेजिया हो सकती है, लैंग्वेज को समझने में दिक्कत। तो ऐसे बच्चों को शामिल करने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? नॉट। अलाउंस फॉर फ्रिक्वेंट ब्रेक्स बिटवीन टास्क, एडीएचडी वाले बच्चे को ये चीज हेल्प करेगी, जो कि हम कह सकते हैं कि यदि एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी बच्चा ज्यादा देर तक ध्यान एक जगह टिका के नहीं रख पाता, तो उसको ब्रेक्स में पढ़ाओ, पार्ट्स में तोड़ के पढ़ाओ। लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट हो गया, ठीक है। एक्सटेंडिंग अलॉटेड टाइम फॉर टेस्ट, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दो, सही बात है। या सुनने में दिक्कत है, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, होता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी होता है ऐसा। प्रोवाइडिंग अ स्पेस विद मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस, ऐसा एनवायरमेंट, मान लीजिए ऑटिस्टिक बच्चा है तो वो बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो, या बार बार उसको दिक्कत होगी आसपास की सराउंडिंग में अगर चेंज होगा, तो ये भी ठीक है। तीनों चीजें किसी ना किसी लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए ठीक है। लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब ये फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल, तो सबको सेम डंडे से हाँकना बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, आकलन में लचीलापन लाना है, अपने पढ़ाने के तरीके में भी और बच्चों को टेस्ट करने के तरीके में भी। जो बच्चा देख नहीं सकता, आप उसको ये नहीं कहेंगे तुम भी प्रॉपर ऐसे ही लिख दो, आप वहां पे ब्रेल लिपि की बात करेंगे या ओरल टेस्ट ले लेंगे, उसका मौखिक परीक्षा ले लेंगे, क्योंकि देखने में दिक्कत है तो लिखने में दिक्कत होगी। तो सबको सेम तरीके से आंकना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। FFOE, बहुत साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें ये बताई थी कि ये 4 चीजें अगर आप ध्यान रख लेंगे तो बहुत सही हो जाएगा। FFOE, फ्लेक्सिबिलिटी, F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, फ्लुएंसी ज्यादा थॉट्स आना एक बार में, ओरिजिनलिटी एंड ऑफ आइडियाज आर टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, धारणाओं में लचीलापन, यानी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं तो मल्टीपल आ रहे हैं, एक तरीका काम नहीं कर रहा, आप दूसरा नहीं तीसरा, ये लचीलापन है। धारा प्रवाहिता क्या है? मल्टीपल आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही आइडिया आया है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 75 तरीके हैं। ओरिजिनलिटी, कुछ नए आ रहे हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर दे रहे कि लेट्स लर्न पे सीटेट ऐसे पढ़ाया जाता था, चलो सेम तरीका कॉपी पेस्ट मार देते हैं, है ना। तो ओरिजिनलिटी, कुछ अपना नयापन है। ऑफ आइडियाज आर टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसकी पहचान है? क्रिएटिविटी के, ये क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स हैं, लक्षण हैं, है ना। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, ये सब, एंड इलेबोरेशन जो इसमें दिया हुआ नहीं है। कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी का कोई वो नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये क्या कहता है? टीचर्स शुड फोकस ऑन यूज ऑफ डैश करिकुलम एंड डैश असेसमेंट, शिक्षकों को डैश पाठ्यचर्या और डैश मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। भाई कैसी पाठ्यचर्या का? फ्लेक्सिबिलिटी, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड यानी संदर्भ से जुड़ी हुई ना हो, ये सबसे नेगेटिव है। युगात्मक नहीं, रचनात्मक चाहिए, लचीला और रचनात्मक, यानी मल्टीपल वेज और फॉर्मेटिव, जिससे फीडबैक मिले, एक्टिविटी से ही आप आकलन कर पा रहे हैं। तो टीचर्स को फ्लेक्सिबल करिकुलम, स्टैंडर्डाइज नहीं, फ्लेक्सिबल और फॉर्मेटिव, जिसमें एक्टिविटी के माध्यम से आप जांच लें, एक्टिविटी करा करके। फ्रेगमेंटेड होता है, टूटे फूटे टुकड़ों में, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड भी, और यूनिफॉर्म कोई तरीका नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जो पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, यानी 22वें सवाल की तरफ। 22वां सवाल क्या कहता है? अ टीचर शुड एनेबल स्टूडेंट्स टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स, बच्चे अच्छे समस्या समाधान करता बन जाए, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? पहला है जनरेटिंग फियर, यानी भय उत्पन्न कर दो बच्चों में, तो डर से कोई अच्छा समस्या समाधान करता नहीं बनेगा, इवन जो आइडियाज उसके दिमाग में आ रहे होंगे वो भी हट जाएंगे, है ना। इंड्यूसिंग स्ट्रेस एंड टेंशन, होता है स्ट्रेस भर दो बच्चे के दिमाग में, तो जो वो कर सकता है पेपर में, हो सकता है वो उतना भी ना करे, या जो समस्या का समाधान उसके दिमाग में आ रहा है वो आए भी ना। होता है ना, कई बार हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, फिर हम सोचते हैं यार ये चीज तो ऐसे ही सॉल्व हो सकती थी, तब क्यों नहीं आया दिमाग में? क्यों नहीं आया? क्योंकि स्ट्रेस था आपका दिमाग, और आपका दिमाग और आपके इमोशंस एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कॉग्निशन और इमोशन वाला टॉपिक है। एनकरेजिंग यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन, पैसिव तो जहां लिखा हुआ है गड़बड़ है, मेमोराइजेशन यानी रट्टा लगवा दो बस, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा बनने के लिए बच्चे को एनकरेज करना है। यूज ऑफ एनालॉजिकल थिंकिंग, समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करना। एनालॉजिकल थिंकिंग क्या है? किसी चीज से मिलते जुलते उदाहरण सोच पाए बच्चा। अच्छा, किसी इससे पहले कोई प्रॉब्लम उसने सॉल्व किया, उसको किस तरीके से किया था, उस तरह का कुछ सोच पाए, है ना। तो मल्टीपल वेज सोच पाए। एनालॉजिकल थिंकिंग में क्या हो सकता है? मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं कैमरे की, तो हम कह सकते हैं भाई जो हमारी जो कैमरा है वो हमारी आंख के जैसा है, जैसे आंख सब कुछ रिकॉर्ड करती है, देखती है, वैसे कैमरा भी करता है। तो एनालॉजी है, एक तरह की समानता है यहाँ पे। तो उस तरह से अगर बच्चा सोच पाएगा तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, है ना।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखना एक बार। द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड मेकिंग मीनिंग इन मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स इज फैसिलिटेटेड थ्रू, यानी मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम करने के लिए, जब आपको मीनिंग मेकिंग करनी हो और आपको बच्चे को क्या करना है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कराना है, तो बच्चे को रखना पड़ेगा एक्टिव। जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन, बच्चों को सक्रिय अन्वेषण, कोई एक्टिविटी कराइए, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन में बच्चा अपने आसपास के बच्चों से, टीचर्स से इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा तो सीखेगा, बच्चा एक्टिव है। एक्सपेरिमेंट करते हुए भी, प्रयोग करते हुए भी बच्चा एक्टिव है, सक्रिय है। लेकिन कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रट्टा लगवा दिया एक तरह से, कंडीशनिंग कर दी आपने, तो ये कोई भी एक्टिव तरीका नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही यहां सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। थर्ड ऑप्शन में कितने लोग सही जवाब दे पा रहे हैं? फोर्थ कह रहे हो, कौन से नशे हैं भाई ये? कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बिल्कुल गलत है। कंडीशनिंग शब्द भी जहां दिख जाए वो बच्चे की भलाई के काम का नहीं है, एटलीस्ट सीटेट में तो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक। इसके फायदे क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट लेवल पे जाके पढ़ेंगे सीटेट के बाद। देखना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहेगा? कंडीशनिंग क्या है? छोड़ो, कंडीशनिंग क्या है आपको नहीं जानने की जरूरत है, सीटेट में बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल नॉट फैसिलिटेट स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने में कौन सी चीज हेल्प नहीं करेगी, यानी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग में कौन सी चीज खराब है। तो पहला ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी आंसर्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड एज इट इज, बिल्कुल सही बात है। एज इट इज कॉपी कर लो ब्लैक बोर्ड से, एज इट इज लिख दो जो रट्टा लगवाया है, इससे कोई भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं होती बच्चे की। रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग बेहतर होती है, मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम बेहतर नहीं होता। आस्किंग स्टूडेंट्स के कोई जो चीज आपको एक्सप्लेन की गई है या बताई गई है आपको, आप अपने किसी दोस्त को समझाओ, तो इसमें तो कॉन्सेप्ट अच्छा होता है जब आप किसी को समझाते हो, पढ़ाते हो, बताते हो। थर्ड ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी चीज के बारे में बात करें, नॉन एग्जाम्पल्स होते हैं जो इनडायरेक्टली बात करें। जब हम चिड़िया की बात कर रहे हैं, यानी जब हम बर्ड का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो हम बर्ड के एग्जाम्पल दें कि भाई ये कबूतर है, ये कोई और बर्ड है ना। लेकिन नॉन एग्जाम्पल क्या होगा कि जब हम एरोप्लेन दिखा रहे हैं या हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं तो समझा रहे हैं कि ये बर्ड नहीं होता, तो उससे रिलेटेड और अनरिलेटेड एग्जाम्पल्स के द्वारा क्लियर करना सही है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेक लिंकेजेस विद प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ये सबसे बेहतर है कि ओल्ड नॉलेज से, पहले जो कॉन्सेप्ट सीखा है उससे जोड़ दो नए कॉन्सेप्ट को। गलत क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लिखा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, फटाफट से देख लेते हैं। ये कहता है हाउ शुड मिडिल स्कूल टीचर्स डील विद ऑल्टरनेटिव मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी मध्य विद्यालय का कोई खास यूज नहीं, बस आप डायरेक्ट यहां से भी शुरू कर सकते हो। शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों को, इन वैकल्पिक भ्रांतियों को, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स को नाइव कॉन्सेप्शंस भी कह देते हैं हम इंग्लिश में, ऑल्टरनेटिव भी कह रहे हैं, मिसकॉन्सेप्शंस भी कह दिया जाता था, बट मिसकॉन्सेप्शन कहना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यानी बच्चा अपने अनुभव के आधार पे कई बार ऐसी चीजें क्रिएट कर लेता है दिमाग में जो साइंटिफिक नहीं होती। जैसे जब उसने जब टीचर ने उसने तालाब में देखा था हरे रंग का पानी, क्योंकि उस पर जो काई होती है एक लेयर जम गई थी, तो उसने सोचा हाँ हरे रंग का होता है पानी। टीचर ने पढ़ाया वाटर इज कलरलेस, कि पानी का कोई रंग नहीं होता। अब बच्चा कह रहा है पानी का रंग तो मैंने देखा है मैम, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो होली पे देखा है पिंक कलर का पानी। तो ये एक भ्रांति बन गई है उसके दिमाग में, जबकि ये साइंटिफिकली सही नहीं है, लॉजिकली सही नहीं है। तो इस चीज को कैसे डील करें आप क्लासरूम में? ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं कि उसको ट्रेन में जाते हुए लगे कि पेड़ भी साथ में चल रहे हैं, जबकि सच में नहीं चल रहे हैं। मून के साथ साथ वो वॉक कर रहा है तो उसको दिख रहा है मून तो यार यहां भी था, मेरी नानी के यहां भी है और मेरी बुआ के यहां भी है, तो मून तो मेरे साथ साथ चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, कुछ ऐसी भ्रांतियां बन जाती हैं जिनको हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह देते हैं कि ये ऑल्टरनेट या वैकल्पिक तरीका है बच्चे के सोचने का। इसको गलत नहीं कहते हम, जबकि भ्रांति कहते हैं कि बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर ये चीज सोच ली है। इग्नोर कर देंगे इनको नहीं, अगर इग्नोर कर दिया तो बच्चे का गलत कॉन्सेप्ट गलत बना रह जाएगा जीवन भर। पनिश करेंगे, क्यों करेंगे? पनिश करना तो बिल्कुल गलत बात है। रिवॉर्ड देंगे, बस जो भ्रांति है उस पर रिवॉर्ड थोड़ी दोगे, उसे तो करेक्ट करोगे। तो एड्रेस करेंगे, इस पर डिस्कशन होगा, इस पर चर्चा होगी, इसे संबोधित किया जाएगा, क्लास में चर्चा होगी कि आपने कैसे पानी का रंग हरा देखा था और कैसे क्या होता है, इस पर चर्चा होगी, तब जाके वो चीज करेक्ट होगी, क्योंकि ये है तो आफ्टर ऑल भ्रांति ही ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कशंस चिल्ड्रंस इंट्यूटिव गेसेस शुड बी। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है?
इसको बोलते हैं मस्तिष्क उद्वेलनशीलता, यानी बच्चे ग्रुप में बैठे हैं और किसी प्रॉब्लम पे मल्टीपल जो जो उनके दिमाग में आ रहा है सॉल्यूशन वो टीचर बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं, बाद में निर्धारित करेंगे किसी समस्या का समाधान क्या होगा। कि मान लीजिए दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है तो बताओ क्या करें, तो कोई बच्चा कहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए मैम, कोई कहेगा गाड़ियों को बंद करा दो, कोई कहेगा पैदल जाना चाहिए सबको, कोई कहेगा ये कर लो वो कर लो, फैक्ट्रीज बंद करा दो। तो ये सारे आइडियाज आप लिखते जा रहे हैं, बाद में किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब आप ग्रुप में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्विंग के आइडियाज पे काम करता है। ये एलेक्स एफ ऑसबर्न ने दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिएटिविटी में हेल्प करता है। तो बच्चे के इंट्यूटिव गैसेस क्या है जो उसके अंदर से आ रहा है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो आने दो, एक्सप्रेस करने दो। डिस्करेज करेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे नहीं, पनिश करेंगे नहीं, फैसिलिटेट करेंगे, सुसाधित करेंगे जो उसके सहज अनुभवों से उसके एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी सॉल्यूशन वो बता रहा है, बाद में फिर उसको देखेंगे कि उसका करना क्या है, एक्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है वो किससे बेहतर होगी या सुगम बनाया जा सकता है, फैसिलिटेट किया जा सकता है, किस चीज के माध्यम से। फटाफट से देखना, रिस्पॉन्स सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस या मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस। अभी इसी की बात कर रहे थे ना, इंट्यूशन से जो आए, जो आपको लग रहा है अंदर से बच्चे को, वो अपनी बात रखे क्लास में, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल तरीके सोचेगा, उसमें से मान लो 10 में से 9 तरीके खराब है, एक तो काम का निकलेगा कुछ, तो उसके अंदर से मन में जो भी आ रहा है पूछ लिया कि अच्छा ये शोर कम करने के लिए क्या करें, या दिवाली पे ये हो रहा है, या वो कुछ नॉइज पॉल्यूशन के बारे में अगर बात कर रहे हैं कैसे कम कर सकते हैं, तो उसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। बच्चे के मन में जो जो आ रहा है उसको निकलने दो, फिर उस पर चर्चा करो। तो ये सहज तरीका हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल है। लेकिन रिस्पॉन्स सेट क्या होता है? रिस्पॉन्स सेट है, आपने कभी कोई समस्या हल की थी किसी तरीके से, उसी तरीके पर अटके हुए हैं आप, एक ही तरीका है आपके दिमाग में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। फंक्शनल फिक्सनेस क्या है? तो ये नेगेटिव है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में डेट्रीमेंटल है, यानी रुकावट बनता है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि रुकावट क्या बनेगा, तो ये रुकावट बनेगा, डेट्रीमेंटल है, रुकावट बनेगा रिस्पॉन्स सेट, क्योंकि एक ही तरीका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम का नहीं होता। कन्वर्जेंट थिंकिंग अपने आप में ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हार्मफुल है, डाइवर्जेंट होनी चाहिए, मल्टीपल वेज होने चाहिए। कन्वर्जेंट में तो आप 4 ऑप्शन है, एक आंसर चूज कर लेंगे। फंक्शनल फिक्सनेस क्या होती है? फंक्शनल फिक्सनेस है कि आप किसी चीज को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में ही नहीं आता कि ये पेन सिर्फ पेन की तरह ही यूज होगा। इसको कई लोग क्लिप की तरह यूज कर सकते हैं बालों में, कई लोग इसको अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं, जैसे निशा बताएंगे किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कई लोग इसको पेपर वेट की तरह यूज कर सकते हैं कि कई सारे पेपर्स रखे ऊपर से पेन रख दिया। तो पेन का सिर्फ यही तरीका है कि सिर्फ उसको लिखा ही जा सकता है, या कोई भी एक चीज जिसको ट्रेडिशनली जैसे यूज कर रहे हैं वही वैसे ही यूज की जा सकती है। नहीं, हम कहते हैं इंडिया में तो हम कहते हैं जुगाड़ का देश है, मतलब हम इतने क्रिएटिव लोग हैं, इतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे अंदर है, हम एक चीज के डिफरेंट तरीके निकाल लेते हैं, है ना। घर में पुराने कपड़ों को नहीं फेंकता कोई, कभी उनसे पोंछा लग रहा है, कभी फिर बाद में बाइक साफ हो रही है, तो वो फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है, वो क्रिएटिविटी है। फंक्शनल फिक्सनेस में क्या है कि भैया अगर कपड़े हैं तो बस वो पहन लिए और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय कर दो उनको, यहाँ वो जीवन भर यूज हो रहे हैं जब तक जीवित हैं, मतलब कपड़े तो कैसे जीवित होंगे, समझ रहे हैं ना। फंक्शनल फिक्सनेस है कि किसी चीज का जो तरीका दे दिया है बस वैसे ही यूज कर सकते हैं उसको, जबकि बच्चा ऐसे नहीं करता। बच्चे के लिए माउस सिर्फ क्लिक करने की चीजें नहीं, वो तो फोन की तरह भी इसको यूज कर लेगा। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है बस आप एक ही तरीका सोच पा रहे हैं, जबकि इंट्यूटिव गैस में जो मन में आ रहा है उसके वो बता पाएगा, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहता है, कॉम्पिटिशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन अ मिडिल स्कूल क्लासरूम। देखो ये मिडिल स्कूल क्लासरूम हो और प्राइमरी क्लासरूम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपटीशन जहां लिखा है, यानी प्रतिस्पर्धा को बिल्कुल बढ़ावा आपको नहीं देना, प्रतिस्पर्धा की जगह आपको सहयोग या कोऑपरेशन की बात करनी है। बच्चे के अंदर जो क्षमताएं हैं वो उसमें बेहतर करे, कोई स्पोर्ट्स में बेहतर कर सकता है वो वहां करे, ये नहीं है कि दूसरों से कॉम्पीट करने में ही आप लगाए रहें, बच्चे को कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का हिस्सा बना दें। तो एज अ टीचर आपको डिस्करेज करना है कॉम्पिटिशन को, कहां पे है, शुड बी डिस्करेज्ड, एनकरेज्ड नहीं, इग्नोर्ड नहीं, इग्नोर करेंगे कैसे चलेगा, एनकरेज नहीं कि विनर और लूजर्स होते हैं ऑल, नहीं, शुड बी डिस्करेज्ड सिंस इट इंक्रीजेस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ, कि बच्चा जो नेचुरली उसमें क्षमता थी वो दब जाएगी उसकी, क्योंकि आप सिर्फ शर्मा जी के बेटे से ज्यादा नंबर लाने पे फोकस्ड हैं। हो सकता है वो कुछ और, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकता था, आपने उसकी क्षमता को डेवलप ही नहीं होने दिया। और जो मूवी है ना 3 इडियट्स, तो उसमें वो वायरस है, वो कंपटीशन को भरपूर बढ़ावा देते हैं, वो ऐसे टीचर हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं ऐसे, है ना। अब उसके फायदे नुकसान अपने हैं, लेकिन नुकसान ज्यादा है, बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो उसका खुद का मन होता है वो कई बार दब जाता है। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर।
आगे बढ़ेंगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये एक सच्चाई भी है कि भैया यार उस पे नहीं जाएंगे, आते हैं इधर 29th क्वेश्चन। व्हेन चिल्ड्रन, लेकिन कुछ भी हो, अगर आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, बच्चा अपने इंटरेस्ट पे फोकस करेगा, उस पे मेहनत करेगा, तो वो अपने आप बहुत अच्छा कर रहा होगा। जरूरी नहीं है कि वो 4 लोगों को देख करके कि अच्छा इससे बेहतर बनना है, इससे बेहतर बनना है, इससे बेहतर बनना है। इस अप्रोच से ज्यादा बेहतर है कि वो खुद से बेहतर बने हर दिन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? व्हेन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश देयर लर्निंग इज लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड पॉजिटिवली, यानी लर्निंग पॉजिटिव होगी, बेहतर होगी किस तरह का इमोशन फील करने पे? शर्म महसूस करेगा यदि, तो लर्निंग कहां से बेहतर होगी? शर्म में तो वो बेचारा जो बात आती होगी वो भी नहीं कहेगा। फियर, नेगेटिव इमोशन तो हो नहीं सकता जिससे लर्निंग पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव इमोशन से ही तो लर्निंग पॉजिटिव होगी। फियर, भय से पॉजिटिव लर्निंग होगी? नहीं, रट्टाफिकेशन हो सकता है। जॉय, ये बात एकदम सही है, पॉजिटिव इमोशन है। यदि बच्चा जॉय को एक्सपीरियंस करेगा, उसको मजा आता है कि यार ये टीचर से पढ़ के एकदम मजा आ जाता है ना, कितना मजा आता है सीखने में, भूल ही जाते हैं कि पेपर भी देना है। तो ये क्या है, अगर जॉय महसूस करेगा, वो खुशी का अनुभव करेगा, चाहे वो बैडमिंटन खेलते हुए हो, चाहे वो कोई कहानी पढ़ते हुए हो, है ना, जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट हो। अगर लर्निंग को जॉयफुल हम बना पाएंगे तो पॉजिटिवली इंपैक्ट होगी लर्निंग। ह्यूमिलिएशन, उसको अपमान कर रहे हैं हम, तो वहां नहीं चलेगी बात। तो एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है जो लर्निंग को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। आज के लिए आखिरी सवाल ये है आपका, असर्शन और रीजनिंग। स्टेटमेंट पढ़िए, उसका जवाब दीजिए। हम थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं। निशा चाहिए? बता रही हूँ। हाँ, तो निशा ने बताया है कि पेन को पेन फाइटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं, हम भी करते थे, याद होगा आपको। यहाँ 4-5 पेन पड़े हुए हैं, ऐसे डेस्क पे डाल के, और टच ना हो जाए और उठाना होता था पेन, याद आया कुछ? तो पेन को सिर्फ पेन की तरह यूज करेंगे तो फंक्शनल फिक्सनेस हो जाएगी। हम इसको मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हैं, जिसमें से पेन फाइटर एक उदाहरण है जो निशा ने दिया है। तब निशा नहीं बोली, मैं इनको यही कह रही थी, कहा क्यों नहीं कि मैं बोलूंगी, मैं बताऊंगी। देखो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन है। 85% लोग सही जवाब दे रहे हैं आई थिंक। देखते हैं अभी। मैम प्लीज टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराओ, कल से कराएंगे, कल डेवलपमेंट वाला टॉपिक उठाएंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने वैसे प्रीवियसली सारे टॉपिक एक तरफ से कराए हुए हैं, और उस समय कोई ऐसा मतलब ये बहुत पहले के कराए हुए हैं, आज से शायद 2 साल पहले। सारे टॉपिक मैंने आपको डेवलपमेंट से लेके पूरा सिलेबस वाइज सारे टॉपिक के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा दूंगी, पिछली बार भी कराए थे, हर साल ही कराती हूँ। डेवलपमेंट 5 नंबर की वेटेज है, तो हम कल डेवलपमेंट से ही शुरू करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स भी हेल्प करते हैं अगर डेवलपमेंट आपने पढ़ लिया हो ठीक से। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है? प्रमोटिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन एट्रीब्यूटिंग देयर सक्सेस एंड फेलियर टू इंटरनल फैक्टर्स हेल्प देम टू वर्क ऑन देमसेल्व्स कंस्ट्रक्टिवली। छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिले। देखिए यहां आपको एक चीज समझनी है, अब हर बार पूछा जाने लग गया क्वेश्चन, कि आपकी जो सक्सेस एंड फेलियर है, यानी जीत और हार है, जिसको हम कह रहे हैं सक्सेस एंड फेलियर की, जब हम बात कर रहे हैं, जीत और हार की बात कर रहे हैं, तो इसको देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं। एक तो है इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल एट्रीब्यूशन, और दूसरा है एक्सटर्नल यानी आंतरिक कारक व बाह्य कारक। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस, एक्सटर्नल यानी बाह्य, ठीक। बेटर क्या है? बेटर है इंटरनल। क्या आप अपनी कमियों को देखें, यदि आप फेल हुए तो क्यों हुए, आपने कहां कमी की, क्या बेहतर किया जा सकता है। तो बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस, है ना, तो यहाँ पे सेल्फ, बच्चे का ध्यान खुद पे है। और एक्सटर्नल में क्या हो सकता है? पेन अच्छा नहीं था, चेयर अच्छी नहीं मिली थी, माँ बाप अच्छे नहीं मिले थे, बदलवा दो इनको, है ना, ये नहीं था, परिस्थिति अच्छी नहीं थी, फलाना। अगर यही सब बातें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करते तो वो नहीं बनते जो वो बन पाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनते, तो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारे पास हम एक्सटर्नल शिकायतें कर करके थोड़ी ना बदल जाएगा वो। तो एक्सटर्नल में क्या, टीचर खराब था, पेरेंट्स खराब थे, पेन खराब था, हो सकता है हो, लेकिन पूरा ध्यान हमारा एक्सटर्नल पे चला जाएगा तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। बेटर क्या है कि हम सक्सेस और फेलियर, कि मैंने मेहनत की, सक्सेस मिली, फेलियर मैंने ठीक से मेहनत नहीं की, फेलियर मिला, है ना। टीचर से तो बहुत सारे लोग, हजारों लोग पढ़ते हैं, कुछ ही लोग निकल के आ पाते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स खराब तरीका है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आपको सक्सेस और फेलियर को नहीं डालना है। किस पे डालेंगे? इंटरनल फैक्टर पे, है ना। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब हर बार एक क्वेश्चन इस पे आने लगा है, ठीक। तो देखते हैं क्या कहानी है।
टाटा टी अग्नि का वही स्वाद, वही जोश, अब सिर्फ 20 रुपए में। गुड मॉर्निंग सर जी, इसने 20 रुपए चुराए। 20 रुपए चुराता है? अरे ये क्या, सर जी तो खुद को बंद कर रहे हैं। सर जी, सिर्फ 20 रुपए वाले कोलगेट मैक्स फ्रेश के कूलिंग क्रिस्टल्स करे इतना ताजा, आपको नहीं है अंदाजा। थैंक यू। कोलगेट मैक्स फ्रेश सिर्फ 20 रुपए में। तो इंटरनल फैक्टर पे एट्रीब्यूट करना चाहिए जिससे बच्चे खुद पे मेहनत कर सके। अगर आपने मान लिया टीचर की वजह से फेल हुए तो आप खुद तो ट्राई ही नहीं करेंगे, खुद तो पढ़ेंगे ही नहीं अगली बार। तो ये बात तो ट्रू है कि बच्चा खुद से मेहनत कर सके, इसलिए इंटरनल फैक्टर। क्योंकि आपके हाथ में इंटरनल फैक्टर है, मेरे हाथ में मेरी किस्मत थोड़ी, मैं किस्मत पे थोड़े ना कोई किस्मत फोन थोड़ी लगा दूं किसी को, मेरे हाथ में मेहनत है मेरी सिर्फ, ठीक है ना। तो आप खुद क्या कर सकते हैं, ये इंटरनल फैक्टर जब आप खुद के बारे में देखेंगे तो वो इंटरनल फैक्टर है। इसका रीजन क्या है? इंटरनल एट्रीब्यूशंस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर हेल्प इंडिविजुअल्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय वर्किंग हार्डर। सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर हम सफलता और असफलता का कारण, ये ऊपर वाला पढ़िए, छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि उन्हें खुद पे क्या काम करना है, ठीक है ना। और सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करेंगे अगर वो आंतरिक रूप से देखना सफलता को और असफलता को भी। तो दोनों बातें सही है, इसका रीजन सही है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए वो आप बताएंगे कमेंट करके। इसके अलावा कोई और आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ विद आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कल। और अगर आप सीटेट के बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो करियर ऐप डाउनलोड करके आप वो भी कर सकते हैं, और वेबसाइट से लीजिएगा कोर्स। अगर आप ऐप से लेंगे तो आपको 20% महंगा पड़ेगा, ये गूगल की पॉलिसी है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। और वहां में सीडीपी कंप्लीट आपको 30 आउट ऑफ 30 टॉपिक वाइज प्रॉपर डिस्कशन चल रहा है। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए क्वेश्चंस वो आप कमेंट्स में बता करके जाएंगे। और कल मिलेंगे, डेवलपमेंट टॉपिक करेंगे, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं डेवलपमेंट के वो उस पर हम चर्चा करेंगे कल, ठीक है जी। पेपर 2 हो पेपर 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो सेशंस 9 बजे हो रहे हैं डेली, 9:15 तक हम शुरू कर देंगे। कोशिश रहेगी 9 बजे करा पाऊँ शुरू, बट मेरी बैचेस में भी क्लासेस हैं बैक टू बैक, तो वो 9 बजे हो नहीं पा रहा है शुरू सेशन। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी ही हम 9 बजे पे आ जाएं, 9:15 की बजाय। थोड़ा लेट हो जाता है रात को अगले दिन लोगों को, कई लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या काम है, बच्चे हैं, तो जल्दी ही सोना होता है। सीटेट क्लियर करने के बाद क्या करना होता है, बहुत कुछ है तो करने को प्रिया। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना। प्राइवेट स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर so many things to do after clearing CTET। ऐसा नहीं है कि जस्ट CTET हो गया तो काम खत्म, है ना। चलिए खैर, और कोई बात हो तो आप बता सकते हैं। अब हम डेली मिलने की कोशिश पूरी है हमारी। 26 आउट ऑफ 30, 27 आउट ऑफ 30। देखो ज़्यादातर लोगों ने 74% लोग 20 से 30 के बीच में स्कोर रहा है। और 9% लोग हैं जिनका 0 से 10 के बीच में भी रहा है, या तो वो बाद में आए होंगे। 10 से 20% लोग, मतलब 17% लोग हैं जिनका 10 से 20, 20 से 30 इज ठीक है स्कोर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप आए। वेलकम नहीं करोगे? अरे कर दिया वेलकम, आप नए हैं, आप सभी का वेलकम है। अभी इनफ टाइम है, अगर आप डेली सिर्फ सेशंस भी देखते रहोगे तो काम बन जाएगा। यहाँ सारे सही हो जाते हैं, पेपर में नहीं हो पाते हैं, तो आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसको हम सेल्फ स्टडी कहते हैं ना आम भाषा में, वो भी करिए साथ साथ। चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आया हो कमेंट्स में बता दीजिएगा आउट ऑफ 30 कितना स्कोर। We are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn। सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और ये 30 बाय 30 जो सीरीज़ है अपनी, जो हम हर साल कंटिन्यू करते ही हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में, उसका क्लास 3rd है। तो इसमें 30 क्वेश्चंस का एक प्रॉपर सेट होगा, जैसा आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा या मिलता ही है, क्योंकि टॉपिक्स वही है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो बार बार आते हैं वो हैं, कुछ नए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अलग एग्जाम्स में भी आए हैं बट वो इम्पॉर्टेंट हैं, है ना, क्योंकि वो सिलेबस या लेवल जो है उसी तरह से पूछा हुआ है। असर्शन एंड रीजनिंग, जिस तरह का जो नया पैटर्न है उस पर जो क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज की कहानी। और आप लोग जवाब देंगे पोल में, आउट ऑफ 30 कितना स्कोर कर रहे हैं वो सब भी आप देखेंगे। उसके साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, वो ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के समझना सीखना है, क्योंकि 50% काम आपका पेडागोजी में ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए, यानी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आधा काम आपका हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। आज हम थोड़ा सा टाइम पे हैं कंपैरेटिवली रोज़ के मुकाबले, है ना, और कोशिश रहेगी धीरे धीरे बिल्कुल 9 बजे ही शुरू कर पाएँ क्लास। जो PDF है आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेट्स लर्न स्क्वाड, और विद आंसर्स आपको PDF जो है मिल जाएगा। कल वाला PDF पेंडिंग है आई नो, बट वो भी अवेलेबल आपके लिए हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
और समझते हैं ये सीटेट का बैच है जिसमें एडमिशन्स ओपन है। करियर विल ऐप डाउनलोड करके वहाँ एनरोल करके आप वेबसाइट से लेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बैच पे। सभी टीचर्स, सारे नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ उसमें अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा फटाफट से और समझते हैं कहानी क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ पियाजेज थियरी। क्वेश्चन को सिर्फ करना नहीं है, समझना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ पियाजेज थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो पियाजे की थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सी एक सीमा है पियाजे की थियरी की। यानी वो सचिन और सीमा वाली कहानी नहीं है, ये लिमिटेशन यानी प्रॉब्लम है या जिसकी वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही, रुकावट है एक तरह से पियाजे की थियरी में, वो हमसे पूछा है यहाँ। पहला ऑप्शन है इट डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी जो पियाजे की थियरी है वो संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में ध्यान नहीं रखती है, जो कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि बच्चे के पक्ष में है पियाजे। और जो व्यक्ति बच्चे के पक्ष में होगा, उसको एक्टिव रखने की बात करेगा, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात करेगा, है ना। तो ये कहना तो गलत होगा कि लिमिटेशन है, ये ऐसा नहीं है। इट ओवर एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल दिया है, ये भी कहना गलत होगा, जो कि 45% लोग कह रहे हैं। ये एकदम गलत बात है, ये लिमिटेशन नहीं है, ये पियाजे की थियरी का इंपॉर्टेंट पार्ट ही नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया हो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, ऐसा नहीं है। इवन जो 4 फैक्टर्स हैं जिन्होंने पियाजे की थियरी हमने अभी कंप्लीट की है बैच में, और प्रॉपर तरीके से हमने उसको कंप्लीट किया, 4 से 5 दिन लगाए हैं प्रॉपर। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी जो लोग बैच में हैं या प्रीवियसली अगर यूट्यूब पे देखा हो कि आपको पता है ये 4 फैक्टर्स हैं पियाजे की थियरी में। मैचुरेशन, एक्सपीरियंस जिसको एक्टिविटी भी कह देते हैं, सोशल एक्सपीरियंस और आपका इक्विलिब्रियम। इसमें लैंग्वेज नहीं आता, लैंग्वेज को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया उनकी थियरी में, ओवर एम्फेसाइज नहीं किया गया, महत्व दिया गया, बहुत महत्व नहीं दिया गया। थर्ड ऑप्शन है इट डज नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी यानी जो जेनेटिक्स हैं, जो हेरिडिटी है, वो महत्वपूर्ण है विकास में, ऐसा पियाजे कहते हैं, है ना। जो आपका इवन मैचुरेशन जो पहला फैक्टर है, मैचुरेशन किससे रिलेटेड है? हेरिडिटी से, आपकी आनुवांशिकता से, आपके जीन्स से। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने हेरिडिटी को महत्व ना दिया हो, महत्व दिया है, खूब अच्छा खासा महत्व दिया है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। ये पियाजे की थियरी के बारे में सही नहीं है। उसकी लिमिटेशन तो भाई, मेरी लिमिटेशन तो कोई चीज तब होगी ना जब मैं कोई काम करती हूं, जो मेरे नेचर में ही नहीं है जो चीज, वो लिमिटेशन कहां से हो गई मेरी, है ना। जो मेरी क्षमताओं में ही नहीं है या जो है ही नहीं आसपास तक, दूर दूर तक। फोर्थ ऑप्शन है इट डज नॉट अकाउंट फॉर दी, या फिर अगर मैं बात करूं जिस चीज की मैंने बात की हुई है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो लिमिटेशन थोड़ी हो सकती है जो स्ट्रेंथ है, हो सकती है बट नॉट इन दिस सेंस, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और समाज के कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखती है। यह बात एकदम सच है। बेशक इन्होंने सोशल एक्सपीरियंस को यहां पे 4 फैक्टर्स में रखा हो, लेकिन उतना महत्व नहीं है जितना वाइगॉस्की ने दिया है समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया को। तो ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जब भी हम पियाजे की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया उन्होंने। सोशल एक्सपीरियंस का मतलब भी है कि बच्चा एक्सपीरियंस ले रहा है समाज में या एक्टिविटी करके सीख रहा है एनवायरमेंट में अपने, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि लोग उसको सिखा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा महत्व इन्होंने इस चीज को नहीं दिया कि जो कल्चर है या सोसाइटी है बहुत महत्वपूर्ण है विकास में, ऐसा पियाजे नहीं कहते। ये बात वाइगॉस्की कहते हैं और यही इसकी लिमिटेशन है, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। आधे लोग भी इसका सही जवाब नहीं दे पाए। कहने को हमें लग सकता है कि यार आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जब हम आसान सवालों के भी जवाब जो हमें लग रहे हैं आसान हैं और जवाब हम फिर भी नहीं दे पा रहे, इसका मतलब गड़बड़ है कहीं सीखने में, हम ठीक से नहीं सीख रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं या ठीक से हमने पढ़ा नहीं है, सही जगह से नहीं पढ़ा है। कई रीजंस इसके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन, समावेशन के संदर्भ में 5 नंबर का आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर दी सेम इन डैश व्हाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यक्रम हिंदी में लिख देते हैं ये लोग, लेकिन पाठ्यचर्या है, करिकुलम जो है वो पाठ्यचर्या है। पाठ्यक्रम तो जस्ट एक हिस्सा है, यानी सिलेबस तो जस्ट एक हिस्सा है, पाठ्यचर्या यानी करिकुलम का, ठीक है ना। तो समावेशन के संदर्भ में करिकुलम में सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, सिलेबस में सिर्फ जो हम पढ़ रहे हैं उतना है। करिकुलम में तो स्कूल में प्रार्थना से लेके, प्रेयर से लेके, असेंबली से लेके, जितनी भी एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स से लेके सब कुछ करिकुलम का हिस्सा है। स्कूल में कदम रखने से लेके बाहर निकलने तक सब करिकुलम का हिस्सा है, ठीक। सिलेबस एक छोटा सा पार्ट है करिकुलम का जिसमें हम चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं। तो समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या
सीखने की अपेक्षाएं, जो पाठ्यचर्या में सीखने की अपेक्षाएं हैं, करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस हैं, वो डैश में तो समान है, while in dash they are different। किस में समान है? फटाफट से बताओ। सही जवाब आप लोग दे पा रहे हैं? ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे। किसमें? देखो ये जो आकांक्षाएं हैं समान किसमें है? एकोमोडेट करने में, कि हर एक बच्चा जो है पढ़ पाए, एजुकेशन फॉर ऑल। तो एकोमोडेशन में समान है। एकोमोडेशन मतलब समायोजन, हर बच्चा इंक्लूड कर पाए हम। इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे गिफ्टेड बच्चा है, स्लो सीखता है, क्रिएटिव बच्चा है, हर तरह का बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा है जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है यानी गिफ्टेड है, या फिर एवरेज बच्चा है, हर तरह का बच्चा सीखेगा, नॉर्मल और स्पेशल सभी तरह के बच्चे। तो एकोमोडेट करना है सबको, इस बात में इक्वल है ये चीज। जो इंक्लूजन है वो कहता है कि सबको करिकुलम एक्सपेक्टेशंस इंक्लूड करने को लेकर सबसे बराबर है। लेकिन while in dash they are different, किस में डिफरेंट है? मॉडिफिकेशन में, यानी सिस्टम में चेंज लाने में, संशोधन में भिन्न है। संशोधन में भिन्न है। वहीं अगर मैं बात करूं समायोजन में समान है, क्योंकि हर बच्चे को समायोजित करना है, हर बच्चे को इंक्लूड करना है, क्लास में एडमिशन भी देना है, उसको सिखाना भी है। तो समायोजन तो सबका करना है, लेकिन क्या सबका समायोजन सेम मेथड से करना है? सबको सेम तरीके से पढ़ाना है? नहीं, उसमें मॉडिफिकेशन लगेगी। मॉडिफिकेशन में विभिन्नता होगी, मॉडिफिकेशन में डिफरेंस होगा कि जो बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है हम उसको आगे बिठा रहे हैं, जिसको सुनने में दिक्कत है हम उसको थोड़ा सा लाउड या क्लियर भी बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा लाउड नहीं बट थोड़ी सी पिच अपनी हाई रख सकते हैं, उसको आगे बिठा सकते हैं। एक यू टाइप का यूज या सर्कल शेप जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, एक्टिविटीज में भी शामिल करा सकते हैं। कोई बच्चा है जो व्हील चेयर पे है तो उसको भी फुटबॉल अगर खिला रहे हैं तो ग्रुप में उसको भी शामिल कर सकते हैं कि पास करने का मौका मिल जाए उसको, है ना। यानी हर बच्चे को इंक्लूड कर रहे हैं, बस तरीके डिफरेंट हैं, इसलिए मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगा। एकोमोडेट सबको करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं मॉडिफिकेशन में सेम है, सबके लिए सेम कैसे हो जाएगा? फिर तो मॉडिफिकेशन सेम हो गई, इसका मतलब सबके लिए सीढ़ियां लगा दी। अब जिस बच्चे को व्हील चेयर लेके आना है स्कूल में वो कैसे चढ़ेगा सीढ़ियों से? उसको तो रैंप लगाना था। तो मॉडिफिकेशन डिफरेंट है, एकोमोडेशन सबके लिए सेम है, ठीक। एनरिचमेंट और एक्सेलरेशन एनरिचमेंट प्रोग्राम में ही आता है। गिफ्टेड बच्चों के लिए हम यूज करते हैं एनरिचमेंट प्रोग्राम। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, त्वरण यानी एक्सीलरेशन। हम होता है ना, एक क्लास जंप करा दी, एक साल में 2 क्लास कर ली, तो जो बच्चे जल्दी सीखते हैं उनको हम एक्स्ट्रा चीजें भी करा देते हैं कम समय में। तो वो है एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर एक्सीलरेशन की बात होती है। तो ये 2 बातें हमने सीखी। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। देखना ये एक आसान सा क्वेश्चन है। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं बीच बीच में, वो आपको, क्योंकि एक आसान एक मुश्किल, 2 क्वेश्चन ईजी आ गए, फिर एक मुश्किल आ गया, इस तरह से चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट? यानी श्रवण दोष के बारे में या श्रवण हानि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी वो बच्चा जिसको हियरिंग इंपेयरमेंट है उसके बारे में कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। साइन लैंग्वेज समझते हैं, सांकेतिक भाषा, जिसमें हम, आपने न्यूज में कभी देखा हो, डेफ एंड डम लोगों के लिए, मूक बधिर बच्चों के लिए यूज की जाती है, जिसमें हम बोल नहीं रहे, अपने हाथों से, संकेतों से, जेस्चर्स के माध्यम से अपनी बात को कह रहे हैं। जैसे न्यूज में भी वो साइन लैंग्वेज होती है ना, लेकिन वो हियरिंग इंपेयर्ड के लिए नहीं। हियरिंग इंपेयर्ड का मतलब है उसको सुनाई तो देता है लेकिन कुछ हद तक बाधिता है, दिक्कत है ना। ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं पा रहा या बिल्कुल नहीं सुन पा रहा। तो वो तो जब बच्चा बोल नहीं पाता, डेफ एंड डम है, मूक बधिर है, ना बोल पाता है ना सुन पाता है, तब साइन लैंग्वेज का यूज होता है। हियरिंग इंपेयर्ड के केस में थोड़ी क्या ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयर्ड को आप ये करा देंगे, गलत हो जाएगा। हियरिंग इंपेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। श्रवण दोष बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ये बात हमें सही लग रही है ना। देखो आप लोग कितना गलत आंसर कर रहे हो यार आज, हैं 52% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं इसमें। कैसे, कहां, कौन से नशे हैं भाई ये? इतना गलत जवाब कैसे दे पा रहे हो? हैं कहां पढ़ रहे हो आजकल? देखो एक बार, श्रवण हानि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रवण बाधित सभी बच्चों को संवाद के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये बेवकूफी हो जाएगी। मूक बधिर बच्चों के लिए होती है सांकेतिक भाषा, ना कि हियरिंग इंपेयर्ड के लिए। समझ रहे हो? तो क्यों करेंगे भाई साइन लैंग्वेज का यूज? साइन लैंग्वेज का यूज तो डेफ एंड डम के लिए, जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, उनके लिए हम जनरली करते हैं। हियरिंग इंपेयर्ड के लिए थोड़ी करेंगे कि सुनने में दिक्कत है। हियरिंग इंपेयर्ड के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो वो बोल सकता है, सुनने में तो दिक्कत है। दूसरा क्या है, मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो हियरिंग एड आते हैं। थोड़ा अगर कम दिक्कत है सुनने में, मतलब पूरी तरह से गायब नहीं है जो सुनने की क्षमता है, तो आगे बिठा सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक। तो ये तो नहीं करेंगे कि सीधा साइन लैंग्वेज का यूज कर दो। बच्चे को, जो भी हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है, श्रवण दोष वाला बच्चा है, उसको प्रभावी ढंग से संवाद करने में, कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी। ये बात सच है। कम्युनिकेट करने में क्या, कम्युनिकेशन क्या है भाई? संचार क्या है? अपनी बात को कहना, दूसरे की बात को सुन के समझना
और अपने विचार को विमर्श कर पाना, आदान प्रदान कर पाना विचारों का। अब अगर मान लीजिए मुझे सुनने में दिक्कत है तो मैं ठीक से सुन नहीं पाऊंगी। जैसे मैं अपनी नानी का बहुत बार एग्जाम्पल देती थी, अब तो वो रही नहीं, कि उनको सुनने में दिक्कत थी बहुत सालों से। तो हम मान लीजिए कहते कुछ हैं और वो सुनती कुछ थी, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत होती थी। फोन पे तो स्पेशली कभी बात ठीक से हो ही नहीं पाती थी, है ना, क्योंकि उनको लाउड बोलना पड़ता था, फिर कई बार समझाने में टाइम लगता था। तो ये क्या है भाई, हियरिंग इंपेयरमेंट में कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं तो समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पा रहे हैं तो बोलेंगे कुछ का कुछ, सामने वाला कुछ कह रहा है आप कुछ कहेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। ये बात बिल्कुल निश्चित है। फिर भी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड बाय मेकिंग लाउड नॉइजेस नियर द चाइल्ड। ये बेवकूफी है, ये आपको भटकाने के लिए ऑप्शन दिया गया है कि बच्चे के पास तेज आवाज करके बच्चे की सुनने की क्षमता का विश्वसनीय परीक्षण कर लो। भाई अगर हियरिंग इंपेयरमेंट है, उसको पहले ही दिक्कत है और आपने लाउड नॉइज डीजे बजा दो उसके कान पे, तो ये बेवकूफी है ना। बच्चों को प्रताड़ित थोड़ी करना है, उसको ह्यूमिलिएट थोड़ी करना है, तो ये गलत तरीका है। उसके अलग आप लैब में ले जाइए, डॉक्टर के पास ले जाइए, वहां पे वो जांच करेगा। ये थोड़ी डीजे बजा के चेक करो आवाज आ रही है कि नहीं, है जितनी आ रही होगी वो भी खराब हो जाए। फिर क्या है भाई, नेक्स्ट है मुनि, हियरिंग इंपेयरमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम विद द ईयर। ये बहुत लोगों ने सही आंसर मान लिया था शुरुआत में। देखो ऐसा नहीं होता, कई कारण होते हैं। कई बार हेरिडेटरी से लेके, एनवायरमेंटल से लेके और फिजिकल प्रॉब्लम से लेके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए या डिसेबिलिटी के लिए, अगर मैं कहूं इंपेयरमेंट के लिए। तो शारीरिक समस्या के कारण ही होता है, जरूरी नहीं है। कई बार आपको मिलेगा कि कोई कान में कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल दिक्कत कोई नहीं दिखेगी, कोई और दिक्कत हो सकती है, कोई जेनेटिक दिक्कत हो सकती है, कुछ और हो सकता है, कोई चीज जिसकी वजह से फंक्शन करने में दिक्कत हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा शारीरिक दोष ही मिलेगा उन बच्चों में जिनको सुनने में दिक्कत है, तो उनके कान में भी कोई फिजिकल दिक्कत होगी कि ठीक से डेवलप नहीं हुआ होगा एंड ऑल। नहीं, कई बार हम ज्यादा शोर में रहते हैं, उससे भी हमारी क्षमता कम हो सकती है। हियरिंग इंपेयरमेंट के केस में तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा ऐसा कहना। ये देखने में अच्छे लगते हैं ऐसे ऑप्शंस, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये आजकल के जमाने का क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाने लगा है। ठीक है जी, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। Which of the following correctly mentions the characteristics on which students who are gifted typically differ from other students? वो बच्चे जो गिफ्टेड हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, हम कह रहे हैं गॉड गिफ्टेड हैं, इनमें ऐसी क्षमताएं हैं जो सब में है ही नहीं, है ना। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन हो सकते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन हो सकते हैं। हालांकि एजुकेशन ने तो उनको कह दिया था कि भाई ये तो किसी लायक नहीं है, ले जाइए इनको। जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा है, जनरली हम उनको मानते हैं कि गिफ्टेड हैं। गिफ्टेड में भी 3 प्रकार हैं कि जो बच्चे क्रिएटिव हैं वो भी गिफ्टेड की कैटेगरी में आते हैं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं जैसे सचिन तेंदुलकर तो वो भी गिफ्टेड की कैटेगरी में हैं, और जो बच्चे इंटेलेक्चुअली ब्राइट हैं, ये मैं लिख के भी बता देती हूं आपको, इतने आप जवाब दीजिए। तो गिफ्टेड की भी कैटेगरी में 3 प्रकार आते हैं। जनरली हम गिफ्टेडनेस को मान लेते हैं कि आईक्यू ज्यादा है, तो वो सामान्य भाषा में जिसका आईक्यू ज्यादा है वो गिफ्टेड है। लेकिन इसमें 3 कैटेगरी हैं गिफ्टेडनेस में। एक है आपका जो क्रिएटिव बच्चा है, जो डाइवर्जेंट थिंकर है, कुछ अलग अलग दिशाओं में सोचता है। क्रिएटिव चिल्ड्रन, रचनात्मक बच्चे, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया बना दिया, है ना, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है। टैलेंटेड बच्चा, टैलेंटेड किसी एक फील्ड में, डांस में, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, तो टैलेंटेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, जो दूसरा प्रकार है। ठीक है जी। तीसरा क्या हो सकता है आपका, इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जिनको हम जनरली गिफ्टेड मान लेते हैं कि जिनका आईक्यू ज्यादा है, जो एकेडमिक्स में अच्छा कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअली ब्राइट, बौद्धिक रूप से बेहतर बच्चे हम ये कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों गिफ्टेड में आते हैं। तो यहाँ पे आईक्यू जिसका ज्यादा है जनरली हम मान रहे हैं कि गिफ्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं गिफ्टेड बच्चों के बारे में, वो कैसे अलग होते हैं दूसरे बच्चों से। पहला ऑप्शन है एडवांस्ड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की उन्नत गहराई। ज्यादातर क्वेश्चंस में जब गिफ्टेड की बात करेगा तो आप मान के चलिएगा कि इंटेलेक्चुअली ब्राइट की बात ज्यादा कर रहा है, ठीक है ना, कि जिनका आईक्यू ज्यादा है। क्रिएटिव और टैलेंटेड की बात जनरली ये क्वेश्चंस में कम करते हैं, बट वो भी इसी के अंदर आते हैं। एडवांस्ड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझ की उन्नत गहराई, यानी इनकी समझ बाकियों से ज्यादा अच्छे से डेप्थ में समझते हैं ये चीजों को। अंडरस्टैंडिंग बेटर है लेवल, बिल्कुल सही है। ज्यादा क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु ज्यादा होते हैं, सवाल ज्यादा पूछते हैं। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, जल्दी सीखते हैं। अगर किसी को 15 मिनट लग रहे हैं, ये 10 में सीख लेंगे, हो सकता है 5 में भी सीख लें, है ना। होते ना कुछ बच्चे क्लास में, इतने आप सवाल लिखना शुरू कर रहे हैं, ये कंप्लीट करके आंसर बता देंगे। तो फास्ट पेस ऑफ लर्निंग। हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं होता कि हायर डिपेंडेंस, दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता नहीं होती सीखने के लिए। इनको सीखना है, कुछ भी करके सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं अत्यधिक निर्भरता है कि बिना ट्यूशन के पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। फिर 4th है रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट,
देखो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि फिजिकल डेवलपमेंट तीव्र शारीरिक विकास ही होगा। अगर हम स्टीफन हॉकिंग की बात कर लें तो क्या उनका शारीरिक विकास बहुत अच्छे से हुआ था? नहीं, है ना? तो जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि शारीरिक विकास बहुत तेजी से ही होगा इनका। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, ए एंड बी, जो कि आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ ऑप्शन एकदम ठीक है, ऊपर के दोनों ठीक थे कि डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, जल्दी सीख जाते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। असर्शन है कथन और रीजन है कारण। कथन क्या है? एवरी ईयर लता अ क्लास 7 टीचर इनवाइट्स अ फीमेल मैथ्स प्रोफेसर एंड अ मेल नर्स टू हर क्लास टू डिस्कस करियर्स इन दी फील्ड्स। हर साल 7वीं कक्षा की एक टीचर है लता, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और वो क्या करती है? हर साल एक महिला गणित प्रोफेसर को बुलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये कहा जाता है कि गणित में महिलाएं कमजोर होती हैं, लड़कियां तो मैथ्स में कमजोर होती हैं, ये स्टीरियोटाइप है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। इसके पीछे रीजंस हैं कि आपने मौके दिए कि नहीं, उनको वो माहौल मिला कि नहीं, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट ये कोई फैक्ट नहीं है। अगर यही फैक्ट होता तो हम शकुंतला देवी की बात करते हैं या और बहुत सारे मैथमेटिक्स में प्रोफेसर्स मिल जाएंगे तो जो फीमेल्स हैं। तो टीचर क्या कर रही है? ऐसा उदाहरण लेके आ रही है जिससे स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया जा सके, जो रूढ़िबद्धता है उसको खत्म किया जा सके। तो वो एक गणित की महिला प्रोफेसर को लेके आ रही है बजाय कि मेल प्रोफेसर के, क्योंकि मेल प्रोफेसर लाना नॉर्मल है कि गणित में ठीक है, मेल तो ठीक होते हैं, ये धारणा है ना। और एक पुरुष नर्स को इन क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए, अब जनरली हम देखते हैं नर्सेज के नाम पे हमारे दिमाग में क्या आता है? सिस्टर। मतलब हॉस्पिटल्स में अगर नर्सेज हैं तो हम कहते हैं कि सिस्टर ही होंगी, मतलब फीमेल ही होंगी, जो केयर का काम है वो फीमेल्स का काम है, ऐसा मान लिया जाता है। ये एक धारणा है, स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है। तो इसको भी चैलेंज करने के लिए वो एक मेल नर्स को लेके आ रहे हैं कि मेल्स में भी तो हो सकती है, सिर्फ मदर टेरेसा ही थोड़ी हो सकती है कि जो चाहे कि लोगों की सेवा करना, मेल्स में भी कोई हो सकता है जो केयरिंग हो, ठीक है ना। तो पुरुष नर्स, क्योंकि ये एक करियर है, इसको चूज किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो करियर पे चर्चा करने के लिए इन्होंने ऑपोजिट एग्जाम्पल चूज किया जिससे चैलेंज किया जा सके स्टीरियोटाइप को। बात ठीक है, ट्रू है, करियर ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं। रीजन क्या है? जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी, यानी जो लिंग भेद हैं वो जन्मजात होते हैं और समाज के माध्यम से प्राप्त नहीं होते। यही गड़बड़ हो गई। ये मान लिया यदि आपने कि जेंडर डिफरेंसेस तो इनेट होते हैं, यानी ये तो आंतरिक है कि लड़के तो मैथ्स में अच्छे होंगे, लड़कियां कमजोर होंगी, तो ये आंतरिक नहीं होता। एनवायरमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ऐसा नहीं है सोसाइटी के द्वारा एक्वायर नहीं किया जाता। वो जो क्वेश्चन आया था ना इस बार कि पिंक कलर लड़कियों से या डॉल से खेलती हैं ज्यादातर लड़कियां, ये पाया जाता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि ज्यादातर सोसाइटी में माहौल वैसा ही दिया गया है, ठीक है ना। तो वो इनेट नहीं है, वो चीज वो सोसाइटी के द्वारा एक्वायर्ड है। बेशक वो बात सही है लेकिन वो फैक्चुअली सही नहीं है। लिंग भेद जन्मजात होता है और समाज के माध्यम से प्राप्त तो नहीं होता है, ये कहना गलत है। समाज के माध्यम से प्राप्त होता है, तो ये फॉल्स हो गया। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। आप लोग सही जवाब दे भी पा रहे हैं। कितने लोग? 56% लोग। ये परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, रचनावादी सिद्धांतकारों के माने अगर हम, जिसमें पियाजे वाइगोस्की बड़ा नाम है और साथ में ब्रूनर को भी आप, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो, उनको भी आप मान सकते हैं। ठीक, पियाजे वाइगोस्की आपके सिलेबस में ज्यादा काम किए हैं, तो पियाजे वाइगोस्की की अगर हम माने यहाँ पे, या रचनावादियों की माने जो बच्चे को एक्टिव रखने में, मीनिंग मेकिंग में, इन सब पे ध्यान देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट, यानी जहां बच्चा पैसिव है वो करेक्ट नहीं होगा। पहला ऑप्शन है लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो वाइगोस्की मानते हैं, वो भी एक रचनावादी हैं, कि समाज और संस्कृति के संदर्भ में बच्चा ज्ञान का निर्माण करेगा। बात सही है। नॉलेज इज सब्जेक्टिव, यानी नॉलेज व्यक्ति परक है। मेरा इंटरेस्ट किसी चीज में तो मैं उस चीज में ज्यादा जानती होंगी, किसी और का म्यूजिक में तो वो म्यूजिक के बारे में जानता होगा, किसी को गाड़ियों का शौक है तो वो गाड़ियों के बारे में ज्यादा जानता होगा, तो सब्जेक्टिव हो गई। ठीक, लर्नर्स नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। ये बात हम कर चुके हैं बैच में भी कि भाई जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, वो रिवॉर्ड पे, पनिशमेंट पे, रीइंफोर्समेंट पे, एक्सटर्नल मोटिवेशन पे, कि नंबर्स की वजह से लालच में पढ़ लो, रिवॉर्ड के लिए पढ़ लो, इन सब की बात नहीं करेंगे। वो बच्चों को एक्टिव रखने की बात करेंगे, बिना रिवॉर्ड के, बिना पनिशमेंट के, बिना एक्सटर्नल मोटिवेशन के। वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देंगे बजाय कि एक्सटर्नल के, कि बाहर से लालच में पढ़ लो, कि साइकिल मिलेगी इसलिए पढ़ लो, नंबर 1 आओगे इसलिए पढ़ लो। इन सब पे ध्यान नहीं देते। रचनावादी ज्ञान की रचना पे फोकस करते हैं, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करते हैं। एक्सेलेंस के पीछे भागोगे तो क्या होगा? सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। 3 इडियट्स का डायलॉग है, वो रचनावाद को सही तरीके से यहाँ पे जस्टिफाई करता है, उल्टा नहीं है इसका। प्लूरलिस्टिक होती है नॉलेज और मल्टीपल हो सकती है, हाँ बात सही है। तो यहाँ पे एक ही चीज गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ था, तो थर्ड ऑप्शन गलत था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार।
व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग? आलोचनात्मक चिंतन में, आलोचनात्मक चिंतन बहुत जरूरी है आजकल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, हालांकि पहले से एक क्वेश्चन आता रहा है सीटेट में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने से पहले से आलोचनात्मक चिंतन पे एक क्वेश्चन आता रहा है। आलोचनात्मक चिंतन में जो साक्ष्य की भूमिका है, जो एविडेंस की भूमिका है, कि किसी ने कहा कि भाई 2000 के नोट में चिप है, आपने पूछा एविडेंस दो, कहां है? कहा है आरबीआई ने ऐसा, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है ऐसा, एविडेंस तो नहीं है। अब नहीं है तो फिर क्या फायदा हुआ, है ना? हाँ तरुण, तो बात क्या हुई यहां पे, क्या पूछा है हमसे, एविडेंस का क्या महत्व है? क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग कई लोग समझ लेते हैं बुराई करना, आलोचना करना किसी की, नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग में सभी पहलुओं से देखना किसी एक चीज को, जिसमें फैक्ट्स हैं, ओपिनियन है, आप देख पा रहे हैं कि क्या एविडेंस है, किस आधार पे आप देख रहे हैं, लगभग सभी पहलुओं को आप देख पा रहे हैं, इन ऑल एस्पेक्ट्स चिंतन मनन कर पा रहे हैं सभी डेटा को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए, ठीक। तो अगर हम देखें एविडेंस शुड बी, कि किसी ने कह दिया बिल्ली रास्ता काट जाए तो गड़बड़ हो जाती है, तो आप डेटा मांग रहे हैं कि एविडेंस क्या है इसके पीछे, साइंस ने कहा है क्या है इसके पीछे, ठीक। तो एविडेंस, जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें एविडेंस का महत्व बहुत ज्यादा है। एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस। देखो एविडेंस का मतलब ये नहीं है किसी ने एविडेंस दिखाया और आपने कहा हाँ 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 एविडेंस मिल गया, ठीक है, वो फेक भी तो हो सकता है। आजकल अगर हम देखते हैं इतने सारे जो हम स्टिंग ऑपरेशंस देखते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें इंटरनेट पे, फेक वीडियोस, डीप फेक का जमाना है आजकल, तो वो विदाउट एनालिसिस अगर आपने मान लिया कि ये हाँ इस व्यक्ति की ये वीडियो वायरल हुई है, इसी ने ऐसा कहा होगा, हो सकता है वो एआई से बना करके किसी ने दी हो, तो वो एविडेंस का एनालिसिस नहीं किया आपने, यानी आपने ये नहीं देखा ये फेक आईडी है कि असली आईडी है, ये लेट्स लर्न का कोई फैन चैनल है या लेट्स लर्न का जेन्युइन जर्नल है। तो जब तक आप सोचेंगे नहीं, साक्ष्य के बिना विश्लेषण के अगर आपने स्वीकार कर लिया तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, फिर तो वो क्रिटिकल थिंकिंग कहेगी नहीं जाएगी, क्योंकि वहां सही डेटा नहीं है। एविडेंस शुड बी इवेल्युएटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य प्रेजेंट किए गए हैं, उनका मूल्यांकन तार्किक और व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये इमेज, अगर आप कोर्ट में भी कुछ पेश कर रहे हैं तो उसका भी एनालिसिस होगा प्रॉपर कि वो फेक तो नहीं है कोई चीज, क्या आपने अपनी तरफ से बना दी हो, क्रिएट कर दी हो। तो साक्ष्यों का मूल्यांकन जो है वो लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे में किया जाना चाहिए, ये बात तो सही है। एविडेंस इज इररेलेवेंट, इररेलेवेंट नहीं हो सकता, रेलेवेंट है, इग्नोर नहीं कर सकते हम, शुड बी इग्नोर्ड नहीं, शुड नॉट बी इग्नोर्ड, इट इज सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है जो साक्ष्य है, बस एनालिसिस करना है प्रॉपर उसका कि वो सही भी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, थोड़े से लेंदी है क्वेश्चन, लेंदी ही पूछे जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, असर्शन क्या है इसमें, जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की जो हैं वो बच्चों में रचनात्मक संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर अपने दृष्टिकोण में भिन्न है, यानी वाइगोस्की कहते हैं लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट टूल, यानी भाषा जो है एक सबसे बड़ा यंत्र है जिसके माध्यम से संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। पियाजे कहना है संज्ञानात्मक विकास से भाषा कई बार डेवलप हो रही होती है। तो ये विभिन्न तरह से सोचते हैं, अपने थॉट और लैंग्वेज, विचार पहले आता है कि भाषा पहले आती है, उस पर भी वो अलग सोचते हैं। तो ये बात तो ट्रू है, ये भिन्न सोचते हैं, डिफरेंट। रीजन क्या दिया है इसका, इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट्स डेराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स, यानी जो अन्वेषण शिक्षण है जिसमें डिस्कवरी करके बच्चा सीखता है, उसमें बच्चों को अवसर दिए जाते हैं और वो खुद से सीखते हैं चीजें, है ना। मतलब यहां पे बात कुछ हम क्या कर रहे हैं, ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं एप्पल्स से, कि भाई यहां कुछ बात ही नहीं चल रही, यहां जीन पियाजे और वाइगोस्की की बात हो रही थी, यहां डिस्कवरी लर्निंग पे ले गए। तो ये बात तो सही है कि डिस्कवरी लर्निंग में ऐसा होता है, लेकिन ये इस कथन का रीजन सही नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, भाई अपना अपने अपने आप में सही है ना। सीमा भी सही है, सचिन भी सही है, बट एक दूसरे के लिए सही नहीं है। अगर नहीं बन रही तो, या कोई और नाम ले लो आप, तो क्या होगा, फिर बात नहीं बनेगी, कहानी बिगड़ जाएगी, ब्रेकअप, ठीक। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता आर ए की, बाकी दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, स्टेटमेंट सही है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट्स, जो एक प्रगतिशील कक्ष है, प्रगतिशील किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि बच्चा एक्टिव है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। जॉन डुई को याद कीजिए, लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बात सही है नहीं, क्या कहता है भाई, डू नॉट आस्क मेनी क्वेश्चंस, बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछते, भाई बच्चे को फ्रीडम है, बच्चा क्वेश्चन पूछता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, ये गलत हो जाएगा। आस्क क्वेश्चंस टू द टीचर, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, हाँ पूछते हैं भाई, ये बात सही है। आस्क, बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, भाई टीचर भी एक्टिव है
और बच्चे भी एक्टिव हैं, उसी को हम प्रोग्रेसिव या चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कहेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब यानी बाल केंद्रित का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच्चे ही एक्टिव हैं, दोनों एक्टिव हैं। तो टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, आपस में क्वेश्चंस पूछते हैं अपने पीयर्स से, अपने सहपाठियों से, खुद से भी क्वेश्चन पूछते हैं, खुद से भी डाउट सॉल्व करते हैं। तो बी सी डी तीनों बातें सही है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। 78% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन प्रोग्रेसिव एजुकेशन से जरूर आता है, मिनिमम, ज्यादा भी आते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये क्या कहता है, वही असर्शन और रीजनिंग वाला सवाल है, फटाफट से देखते हैं। असर्शन यानी कथन क्या कहता है, कंसीडरेबल वेरिएशंस एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच विकास दर में काफी विभिन्नताएं होती हैं। यानी अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों ही 1.5 साल के हैं, तो जरूरी नहीं है कि तीनों सेम लेवल की भाषा सीख चुके हों, तीनों ने चलना शुरू कर दिया हो सकता है किसी ने 2 महीने पहले चलना शुरू कर दिया, किसी ने बोलना जल्दी शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और। इसका मतलब क्या हुआ कि दर में भिन्नता पाई जाती है। स्टेज सेम है, दर में भिन्नता है, ये बात तो सही है। कि डिफरेंस होता है रेट में, भाई रेट तो सेम नहीं होता ना, स्टेज सेम होती है, पेस डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है विकास की। कारण क्या है इसका, डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर एन इनएविटेबल रिजल्ट टू कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशंस। एक्सपीरियंशियल का मतलब है एनवायरमेंट, जो अनुभव ले रहा है बच्चा, तो हेरिडिटी, और जेनेटिक्स का मतलब हेरिडिटी है ही, आनुवांशिकता। अब ये किस वजह से होते हैं अंतर, दर में जो भिन्नता है, जो उनको हेरिडिटी से मिला है और जैसा एनवायरमेंट मिला है, उन दोनों की अन्योन्य क्रिया से दर में भिन्नता पाई जाती है। यही 2 रीजन है, या तो हेरिडिटी या एनवायरमेंट, या इन दोनों का इंटरेक्शन, तीसरा कोई रीजन नहीं है आपके जीवन में। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि 4th ऑप्शन में आप लोग कह पा रहे हैं। तो ये बात ठीक हो गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फटाफट से पढ़ेंगे, आप लोग देंगे पोल में जवाब। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कई सारे सिद्धांत पढ़े हैं हमने, इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चिल्ड्रन हु आर deprived of a conducive environment for learning language in their early years have some difficulty in picking language later in life। यानी वो बच्चे जो अपने शुरुआती वर्षों में, जिनको भाषा के सीखने के लिए अच्छे मौके नहीं मिलते, उनके आसपास लोग उनसे बातचीत नहीं करते, उनको मौका नहीं दिया जाता बोलने का, तो भाषा के विकास में उनके दिक्कत आ सकती है। कल को अनुकूल माहौल अगर नहीं मिल रहा, डिबेट का, डिस्कशन का, चर्चा का, परिचर्चा का, है ना, उन्हें जीवन में बाद में भाषा चुनने में दिक्कत होती है, भाषा पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी ना हो, ये पॉसिबल है। पिकिंग अप अ लैंग्वेज इन लेटर इन लाइफ, यानी कोई भी नई भाषा सीखनी है तो उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि शुरुआत में भाषा, जो जीवन के शुरुआती साल हैं, जो चॉम्स्की भी कहते हैं, वहां इजी होता है भाषा को सीखना बाद के ईयर्स के मुकाबले। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर कंप्लीटली इंटर रिलेटेड। देखो यहाँ लैंग्वेज और कॉग्निशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ एनवायरमेंट की बात हो रही है कि सही एनवायरमेंट मिला है कि नहीं, है ना। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स, ऐसा नहीं है, एनवायरमेंट का अच्छा खासा रोल होता है भाषा के विकास में। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, डेवलपमेंट डिसऑर्डरली नहीं हो सकता, ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस में होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि कभी बूढ़े हो गए कभी जवान हो गए, एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है, ठीक है। मोनू और सोनू से बात मत करो, तोमर साहब पढ़ लो, देखो एक बार। देयर इज सेंसिटिव, कुछ लोग तो अपना कमेंट्स में अपने ही चक्कर में लगे रहते हैं। देयर इज सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, there is sensitive period for language development, या there is sensitive period of language development। भाषा विकास के लिए एक संवेदनशील काल है, जब सही माहौल यदि मिले तो बहुत अच्छे से बच्चा भाषा सीख जाएगा। तो भाषा के विकास का संवेदनशील काल होता है जो अर्ली चाइल्डहुड ही होता है, जो शुरुआत के 6 साल हैं आपके जीवन के, वो बहुत महत्वपूर्ण है भाषा विकास की दृष्टि से, जो क्रिटिकल है। तो इसलिए 4th ऑप्शन, बाद में दिक्कत होगी यदि ये शुरुआत के 6 साल में अच्छा माहौल नहीं मिला, या 10-12 साल तक मैक्स टू मैक्स। जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो भी इन्हीं सालों में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है नॉम चॉम्स्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल। भाई 5 नंबर का है समावेशी शिक्षा, क्वेश्चंस भी ज्यादा होने चाहिए एक सेट में। तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है सेग्रीगेशन, जहां सेग्रीगेशन दिख जाए इसका मतलब समावेशी शिक्षा के अगेंस्ट है ये बात। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, जो अलगाव है वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जैसे प्रकृति या मदर नेचर हम कहते हैं ना, तो अगर बारिश हो रही है तो सब पे एक साथ होगी, अगर आप एक जगह पे खड़े हुए हैं, हवा चलेगी सबके लिए एक साथ चलेगी, सूरज निकलेगा सबके लिए, चाहे कोई देख सकता है नहीं देख सकता है, चल सकता है नहीं चल सकता है। उसी तरह से स्कूल्स भी सबके लिए होने चाहिए, एजुकेशन भी सबके लिए होनी चाहिए, यानी इंक्लूसिव होनी चाहिए, समावेशन करे जो हर बच्चे का, चाहे वो गिफ्टेड हो, बैकवर्ड हो, कुछ भी दिक्कत है उसको। तो सेग्रीगेशन एंड कैटेगराइजेशन, लेबलिंग करना, बच्चे पे ठप्पा लगाना गलत तरीका है। अलगाव नहीं, इंक्लूजन चाहिए।
स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं, फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए, ये भी गलत हो गया। प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, जिन बच्चों को विशेष आवश्यकताएं हैं उनको सिर्फ क्या करेंगे हम, वोकेशनल एजुकेशन की थोड़ी बहुत स्किल्स सिखा दें, जबकि हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए वोकेशनल एजुकेशन रखते हैं, सारे स्पेशल बच्चों के लिए नहीं, है ना। स्पेशल बच्चा जो नॉर्मल से अलग है, वो गिफ्टेड हो सकता है, वो आपका विजुअली इंपेयर्ड हो सकता है, हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है, सुनने में दिक्कत हो। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी एक पॉजिटिव टर्म है। फ्लेक्सिबिलिटी इन दी करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, कि अगर एक बच्चा है जो मैथ्स में अच्छा है तो उसको मैथ्स के लिए माहौल मिले, एक बच्चा है जो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स के लिए माहौल मिले। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे और अलग अलग आवश्यकताएं होंगी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और जवाब दीजिए। डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस दैट बिगिंस एट डैश, फटाफट से बताइए। इतने 2 बूंद जिंदगी के, आई मीन पानी पी लेते हैं, आप बताइए फटाफट। माहौल कैसा चल रहा है? दिल्ली में मौसम बढ़िया, आप बताइए अपने यहाँ कैसा है? चलो मत बताओ, एक काम करो, आंसर दे लो पोल में। मैम का क्लास ही रुकता है, सैफ कह रहे हैं। यार ये पता नहीं क्या दिक्कत है, अब नया स्टूडियो और 1-2 महीने की बात है, पता लग जाएगा कि ये क्या समस्या है मेरी ही क्लास में, क्योंकि हम सिस्टम भी चेंज करा चुके हैं, फिर भी ये समस्या का समाधान ही नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ बहुत दिनों से होने लगी है, पिछले 2 बार से, पिछले 2 सीटेट से ये मैं सुनने में आ रहा है मुझे। सेवेंटी 70% लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं। फटाफट से देख लेते हैं कहानी है क्या। देखिएगा, अगर मैं बात करूं, यहां पूछा है डेवलपमेंट डैश है, विकास एक डैश प्रक्रिया है जो कब से शुरू होती है, तो आपको पता है गर्भाधान से शुरू हो जाती है, कॉन्सेप्शन से, है ना, माँ के गर्भ से, वूम्ब से शुरू हो जाती है और टूम्ब तक चलती है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हाँ लाइफ लॉन्ग है, कॉन्टिन्यूअस चलती है, जीवन पर्यंत चलेगी, ठीक है ना। और एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, गर्भ धारण के समय पे, जब जाइगोट फॉर्मेशन से ही शुरू हो जाएगी, जन्म से नहीं, जन्म से पहले से, गर्भ से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन सिर्फ चाइल्डहुड में चलती है ये कहना गलत होगा, ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही बचता है। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कथन है अ चाइल्ड हैज टू हैव सम न्यूरोमोटर मैचुरेशन, एक बच्चे को गेंद पकड़ना सीखने के लिए हैज टू हैव सम न्यूरोमोटर मैचुरेशन बिफोर शी लर्न्स टू कैच अ बॉल। एक बच्ची को या एक बच्चे को यदि बॉल को, गेंद को पकड़ना सीखना है तो उससे पहले कुछ न्यूरोमोटर परिपक्वता होनी चाहिए। न्यूरोमोटर क्या है कि तांत्रिकीय जो क्षमता है और गतिक क्षमता है वो दोनों मैच करें, कि बॉल किस गति से आ रही है उस गति से आपके जो मोटर एक्टिविटीज हैं और जो ब्रेन है दोनों साथ में मिलकर काम कर पाए, इस लेवल की मैच्योरिटी आनी चाहिए। अगर आप 3 महीने के बच्चे को बॉल फेंकेंगे तो वो उसके फेस में ही लगेगी या उसको चोट ही लग जाएगी, वो पकड़ तो पाएगा नहीं, क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं है उस चीज के लिए, उसका न्यूरोमोटर मैचुरेशन हुआ नहीं है, उतना हेरिडिटी से उसकी क्षमता आई नहीं है कि वो अभी सही से रिस्पॉन्स दे पाए उस चीज का। तो ये बात तो सही है, ट्रू है ये बात। रीजन क्या है इसका? लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन डेवलपमेंट, यानी जो लर्निंग है, सीखना विकास पर निर्भर करता है। भाई मैचुरेशन क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेस है, हालांकि लर्निंग भी एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकासात्मक प्रक्रिया है। तो लर्निंग डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। हाँ इस केस में तो है, यदि डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर बच्चे में न्यूरोमोटर मैचुरेशन आई ही नहीं है, उसके हाथ पैर आंखें, उसका दिमाग का वो कनेक्शन, न्यूरोमोटर डेवलपमेंट बना ही नहीं है, गति और दिमाग का कनेक्शन साथ में हुआ ही नहीं है, तो आप उसको नहीं सिखा सकते बॉल पकड़ना। 3 महीने के बच्चे को गेंद पकड़ना नहीं सिखा सकते आप। इसका सिंपल उदाहरण यही है। तो सिखाने के लिए भी, लर्निंग के लिए भी एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए, ये बात एकदम सही है। और मैचुरेशन पे ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, तो दोनों ही बातें सही है। ए इज करेक्ट एंड जो एक्सप्लेनेशन है आर वो भी सही है इसकी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन इस बार भी पूछा हुआ था, बहुत बार पूछा जा चुका है कि सोशलाइजेशन कैसी प्रोसेस है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स। सोशलाइजेशन इज अ डैश प्रोसेस इन विच कनेक्शंस अमॉन्ग वेरियस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कौन सी होती हैं भाई? फैमिली हो गई,
एजेंट्स यानी वाहक, जहां से बच्चा सोशलाइजेशन क्या है, समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे, कानून सीखेगा। स्कूल में एक तरह से बिहेव करते हैं, मंदिर में जाते हैं अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, दुनिया भर की चीजें, जो भी कहाँ कहाँ के क्या क्या रूल्स हैं। फैमिली है ना, फैमिली। अब कई लोग कहेंगे आप तो खुद पूजा में ब्लैक कपड़े पहन जाते हो, बताया था यार इसका रीजन, है ना, भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। इधर आ जाओ वापस, उसमें रेड और व्हाइट भी था। देखो एक बार, फैमिली, मजाक कर रही हूँ, इधर आ जाओ, बहुत सीरियस बात नहीं करेंगे। फैमिली और क्या है, स्कूल भी एक, सोसाइटी आपकी जो नेबरहुड है आसपास, मास मीडिया जो चैनल्स आप देख रहे हैं आजकल, इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, वो भी आपका सामाजिकरण कर रहे हैं। कि अगर आप देख रहे हैं कि जो आपका आइडियल है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, वो ही सुबह शाम तक गालियां देता है वीडियो में, तो आपको भी लगेगा हाँ ये तो ठीक है ना। तो सामाजिकरण एक डैश प्रक्रिया है। क्या सरल है? नहीं, सिंपल नहीं है। कोई भी प्रोसेस सिंपल नहीं है, चाहे वो लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, सोशलाइजेशन हो, ये सब कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, जटिल हैं, इतना आसान नहीं है। समाज भी बदलता है समय के साथ, आप भी बदलते हैं, कुछ चीजें सही हो जाती हैं, कहीं पे कुछ गलत हो जाती है, इतना जटिल सिस्टम है समाज का। तो सामाजिकरण या कोई भी प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स ही होती है। और जो ये एजेंसीज हैं कि फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, मास मीडिया, इनके सबके बीच में इंटरेक्शन या कनेक्शन होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही बातें सही हो गई। ठीक है जी, क्लियर है बात? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, देखिएगा फटाफट से। चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन सॉल्व कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स, कैसी मूर्त समस्याएं, इन अ लॉजिकल फैशन, लॉजिक के साथ, बट हैव डिफिकल्टी थिंकिंग हाइपोथेटिकली। अब ये वर्ड आ जाए हाइपोथेटिकली, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसका मतलब अभी कहां नहीं पहुंचा, बच्चे को दिक्कत हो रही है हाइपोथेटिकल थिंकिंग में। कॉन्क्रीट प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेता है मूर्त। जिन्होंने आज ही प्याजे हमने खत्म किया बैच में, आपको पता होगा, तो ये क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। क्योंकि हाइपोथेटिकल थिंकिंग में दिक्कत होगी, लेकिन लॉजिक आ जाएगा कॉन्क्रीट चीजों के बारे में, जिनको देखा जा सकता है, जिनको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था, ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग आएगी फॉर्मल ऑपरेशन में। ठीक है ना, सीसीएस आता है इसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशन